अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन और ये खूबसूरत से चेहरे जो आपके साथ हैं, इनमें एक मैं हूं मोहम्मद शुएब और इनमें एक मैं हूं किरण आफ्ताब। आ जाए, कोशिश कर ले, इस तरफ आ जाए। शाबाश शाबाश। बस कोशिश करवाती रहेंगी मुझसे किसी ना किसी काम की, ये कर लें वो कर लें। तो शुएब, ये तो अच्छी बात होती है ना, कोशिश करना हमेशा अच्छा होता है, चाहे इतनी सी कोशिश हो, इतने से मामले में हो, इतने बड़े मामले में हो और बहुत ज्यादा कोशिश हो। हार के बैठ नहीं जाना चाहिए, हार के खौफ से कोशिश करना बंद नहीं कर देना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने आगे बढ़कर कुछ करने की ठानी तो मुझसे मुकाबला किया ना जाएगा, आपको पता है हार जाएंगे, बैठ जाएंगे, थक जाएंगे, ये ख्याल हार जाने के बराबर है। और किसी भी मामले को अपनी तरफ लाने के लिए, किसी को अपना हम ख्याल बनाने के लिए, या फिर किसी ऐसे माहौल में रहने के लिए जिससे आप मुताबिकत नहीं रखते, कोशिश करना ज़रूरी है, वरना आप घुटते रहेंगे, मरते रहेंगे, बोझल होते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जलन होने की कोशिश करें। हम जहाँ रह रहे हैं, मुताबिकत अगर नहीं है तो मुताबिकत पैदा कीजिए, और अगर ये सब नहीं कर सकते तो आप बड़े बेहतरीन अंदाज में मुस्कुरा के और मुस्कुराने की कोशिश करके आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश, जिस तरह किरण आपने इसका आज आगाज़ किया कि वाकई जब हम कोशिश करते हैं तो वो पहली सीढ़ी होती है हार की तरफ, लेकिन हार वो पहली सीढ़ी है जीत की तरफ। तो हमने कोशिश करना है। फिर डिफरेंस भी है कि आपने चूज़ करना है टू स्टे एज एन ऑप्टिमिस्ट और अ पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट रहेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, पेसिमिस्ट रहेंगे तो नीचे चले जाएंगे या फिर वहीं पर खड़े रह जाएंगे। घबराना नहीं है, जैसा भी काम है नहीं घबराना, करने की कोशिश करनी है, बार बार करनी है। और आप इतना मुस्कुराने की कोशिश जो कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? जो हम दोनों का एक फॉर्मूला ना, म्यूचुअल सा। भाई जो भी है, जैसा भी है, कि बुनियाद पर हम काम करेंगे। और जैसा भी मसला है कोई बात नहीं, उन मसलों के साथ काम करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएं कि आज हमने ना किरण को हमने बहुत हैरान करना है। अच्छा, पता है किस तरह से हैरान करना है किरण? आज आपको हम ट्रांस में ले जाएंगे। मैं नहीं जा रही। अच्छा, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, इसका मतलब मैं आपको देख के हैरान हो जाऊंगी। कोई बात नहीं। चलिए, इसका हम आगे जाकर डिसाइड करते हैं कि कौन आज ट्रांस में जाएगा। लेकिन पहले आपको बताएंगे कि आज नया दिन आपके सामने क्या रख रहा है। पाकिस्तान में तैयार करदा कपड़े की खूबसूरती अब दुनिया देखेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक और संगे मील अबूर करने को तैयार। सनतकारों को मिलान फैशन वीक में शिरकत की दावत मिल गई। गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद भी रोज़ा रख सकेंगे। रोज़ा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के दौरे से महफूज रखता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने रोज़े को बेहतरीन इलाज करार दे दिया। और शार फैसल कराची पर बाइक लेन बनाने का तजुर्बा नाकाम। मोटरसाइकिल सवार लेन की पाबंदी नहीं करते, वैसे गाड़ी वाले भी नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते तक पकड़ धकड़ के बाद चालान करना छोड़ दिया। और ऐसा कितनी बार होता है जब शायद फैसल से ट्रैवल कर रही होती है, आपको नजर आ रहा था कि बाइक लेन तो है लेकिन उस पर बाइक नहीं है, बल्कि गाड़ियां, जो गाड़ियों की लेन है वहां पर बाइक है। वैसे एक्सटेंड भी होनी चाहिए, ये भी एक अहम मामला है। अच्छा, मुझे इतना क्यों हंसा रहे हैं, पहले ये बताइए। क्या हो गया? मैं मुझे समझ आ गई, क्योंकि आप जिस तरह ने स्टार्ट में जिक्र किया, जो मसला उसके साथ चलना, आप ये इस तरह इशारा कर रही हैं। लेकिन चलो ठीक है, हाँ, साथ नहीं रहा आपको। आज सबसे पहले मैंने आपकी बात करनी है, यानी खवातीन की बात करनी है, जो कि फैशन की दिलदादा खवातीन। आप मुझे ट्रैफिक की तरफ ले जाना चाह रहे थे ना, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जब जा रही होती हूँ ना सड़क पर, तो मेरा ध्यान ट्रैफिक जैम पर होता ही नहीं। मैं बिलबोर्ड्स देख रही होती हूँ, मैं नॉन प्रिंट्स देख रही होती हूँ, मैं कपड़े देख रही होती हूँ। मुझे लगता है ये बेहतरीन कोशिश है इस स्ट्रेस से बाहर आने की। तो कहीं आपने टिकट टू फैसलाबाद तो नहीं कटा ली? कटा लूं क्या? या टिकट टू फैसलाबाद कटा लें या टिकट टू मिलान फैशन वीक कटा लें, क्योंकि फैसलाबाद के कपड़े आपको वहां तेजी से बदल रहे हैं। आप बहुत तेजी से बदल रहे हैं, क्योंकि कपड़ा यहां से फौरन पहुंचेगा वहां पर और वहां से पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि फैसलाबाद का कपड़ा वैसे ही बहुत मशहूर है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नो डाउट थोड़ी बैठी जरूर है, बट स्टिल उसकी जो एक इंपॉर्टेंस है उसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। जो कपड़ा फैसलाबाद की इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है वो मुल्क में तो डेफिनेटली हम भेजते हैं, लेकिन बाहर भी जा रहे हैं। और अगर मिलान फैशन वीक वाले कहेंगे कपड़ा चाहिए तो वाडा तो फिर की करिए।
की करिए। लेकिन हाँ, ये बात तो है, श्रेय बिल्कुल ठीक कह रहे कि भाई पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, इससे ज़र मुबादला हासिल किया जा रहा है, इसका बहुत अहम किरदार है। अब पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक और संगे मील उबूर करने को तैयार है, जिसकी तरफ श्रेय इशारा कर रहे थे। मैं वो खबर तफसील के साथ आपको दिखा देती हूँ। इटली के शहर मिलान में हो रही हैं सबसे बड़े फैशन वीक की तैयारियां। खास बात यह है कि इस मरतबा पाकिस्तानी कपड़ा नुमाइश की जीनत बढ़ाएगा। फैसलाबादी सनतकारों ने इटली से वफद की आमद और फैशन शो में शिरकत की दावत को सुनहरी मौका करार दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो इससे मैं समझता हूँ कि बड़ी कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। वी आर वेरी होपफुल कि अगर 10 या 15% की ग्रोथ के साथ अगर हम अगले 5 साल ये काम हमने कर लिया तो वी विल गेट द डबल फिगर। मॉडल्स जदीद फैशन के जलवे बिखेरेंगी तो पाकिस्तानी कपड़ा भी धूम मचाएगा। टेक्सटाइल रेलिवेंट वो एक फैशन वीक होने जा रहा है, तो वी आर होपिंग और हमारे पास पोटेंशियल भी है कि हमारे यहाँ से डिज़ाइनर्स और वो इंस्टीट्यूट्स जो उसमें काम करते हैं वो वहाँ जाएंगे। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। मिलान फैशन वीक रवां साल सितंबर में होगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। अब्दुल अहद की रिपोर्ट आपने देखी। मिलान फैशन वीक में पाकिस्तानी कपड़े की मांग पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद ज़िया आलमदार साहब। सर बहुत शुक्रिया। जानना चाह रहे हैं आपसे सबसे पहले कि कौन कौन सी अक़साम के कपड़े मंगवाए गए हैं और क्या पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स मिलान फैशन वीक में जाएंगे? ज़िया, आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ कट रही है अभी। ज़िया साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कौन कौन सी इकसाम के कपड़े मंगवाए गए हैं। यूँ तो तमाम ही इकसाम बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छी हैं, जो कि पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन अब मिलान फैशन वीक में मंगवाया गया कपड़ा तो कौन सा स्पेसिफिकली मंगवाया गया है और क्या हमारे डिज़ाइनर्स भी जा रहे हैं? ये देखें सर, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है कि हमारा जो फैब्रिक है वो इस वक्त आपको पता है पूरे पाकिस्तान में स्पेशली जो हमारी लॉन और इस तरह की समर कलेक्शन है वो बहुत मशहूर है। और हमारे यहाँ पे इटली की बहुत बड़ी डिज़ाइनर है स्टेला जॉन, वो यहाँ आई थी, तो उनको हमने रिकमेंड किया कि आप पाकिस्तानी फैब्रिक यूज़ करें और आप डिज़ाइन इसको खुद करें। और जब आप डिज़ाइन करेंगे तो उसका एडवांटेज ये होगा कि पाकिस्तानी फैब्रिक जो है इसकी इंटरनेशनल लेवल पे एक इंट्रोडक्शन होगी। जब इसकी इंटरनेशनल लेवल पे एक इंट्रोडक्शन होगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और हमारा एक जो इमेज है इंटरनेशनली वो और बढ़ेगा। बल्कि सबसे ज़्यादा जब वो यहाँ पे आई तो मैंने उनसे कहा कि जी आप इस्लामाबाद से यहाँ तक ट्रैवल किया है तो आप क्या महसूस कर रही हैं? तो उन्होंने कहा तो ये तो बहुत एक सेफ़ कंट्री है और हमें बड़ा मज़ा आया है। उसके बाद उनको जब हमने ये बताया कि ये हमारे पास फैब्रिक मौजूद हैं तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ भी विज़िट की हैं और उन फैक्ट्रियों में वो ख़ास तौर पे वो फैब्रिक जो कि हमारे एक लंबी समर चलती है उसकी उनको कलेक्शन बहुत पसंद आई। तो उससे होगा ये कि हमारे जितने भी ब्रांड हैं लोकल वो भी वहाँ जा सकते हैं, प्लस इंटरनेशनल जो बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं उनके साथ एक पूरी टीम थी, उनको हमने कन्विंस किया है कि वो यहाँ पे किसी तरह से एक डिज़ाइनिंग स्टूडियो फैसलाबाद में खोलें ताकि हम लोकल अपने फैब्रिक को प्रमोट कर सकें। और प्रमोट तो हम करेंगे ज़िया आलमदार साहब, बहुत आपने अच्छी बात हमको ये बता दी, लेकिन साथ में ये भी बता दीजिएगा हमारा प्रोडक्ट प्रमोट हो और उसका क्रेडिट भी हमको मिल जाए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और ठप्पा किसी और का है, काम किसी और का है, नाम किसी और का है। हमको हमारा हिस्सा बराबर तो मिलना चाहिए। नहीं इंशाल्लाह मिस किरण, ये आप फिक्र ना करें, हम लोग जो हैं इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। हम पाकिस्तानी जो है ना जी आपने कहा इतने नहीं हैं। वी आर ऑलरेडी इन एक्सपोर्ट बिजनेस। और देखिए हमारा बेसिकली पूरी दुनिया में हम 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, तो हमारा एज ही जो है ना कॉटन है, तो हमने अपनी कॉटन को प्रमोट करना है। हम पॉलिएस्टर में
आपके सामने है, हम चाइना के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। तो आज भी कॉटन जो है वो एज है पाकिस्तान का, और कॉटन जो है ना, दैट इज वाइट गोल्ड ऑफ आवर कंट्री। तो मैं समझता हूं कि हमने उनको कन्विंस यही किया है कि आप कॉटन के मलबूसात जो हैं उनकी डिज़ाइनिंग आप करें, आप यहाँ पे स्टूडियो पाकिस्तान में बनाएं। और उनको हमने सारा दिखाया कि यहाँ पे बहुत बड़ी फेडमिक के नाम से इंडस्ट्रियल स्टेट है जो 4200 एकड़ पे है, तो उसके साथ 3000 एकड़ हम और ऐड कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई इधर आके, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम ये प्लान कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जी मैं ये सोचने पर, ये पूछने पर मजबूर यूं हुई कि पाकिस्तान के साथ ना दीगर मामलात में भी ऐसे ही होता रहा है कि वो रॉ मटेरियल हमसे ले लेते हैं, चावल हमसे ले लेते हैं, नमक हमसे ले लेते हैं, सीमेंट हमसे ले लेते हैं, अपना ठप्पा लगाते हैं और ये जा वो जा। इसीलिए दूध का जला ना छाछ पे फूक फूक के पीता है, मुझे इसलिए कहना पड़ा। ये अक्सर ऐसा भी होता है किरण कि वो चीज हमसे लेके हमें बेच भी देते हैं। आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो हमारा शहर है ना जी, हम ऑलरेडी दुनिया के सबसे जो बड़े ब्रांड हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी सॉक्स कंपनी फैसलाबाद में है, दुनिया की पाकिस्तान की बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री फैसलाबाद में है। हम ज़ारा से काम कर रहे हैं, हम अमेरिकन ईगल से काम कर रहे हैं, सही, बहुत सी अच्छी कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं। सर बिल्कुल, इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं फैशन डिजाइनर नोमिन साहब, भी कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं। सर नोमिन सारे साहब ज्वाइन कर चुके हैं हमें। नोमिन सारे साहब, जानना चाह रहे हैं आपसे कि पाकिस्तानी कपड़े के एक्सपोर्टर्स, इनको ये मौका मिला है कि जाएं अपना काम पेश करें, तो कितना बड़ा मौका है ये पाकिस्तान के लिए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इतना बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, और वो भी मिलान जो कि फैशन हब है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ फैशन वी कॉल इट। और मैं और मारिया भी आज 2 साल पहले वी वर इनवाइटेड फॉर मिलानो यूनिका इन विच इज़ अ ह्यूज टेक्सटाइल फेयर, और उस वक्त जाके हमारा एक्सपोर्टर जाता है पाकिस्तानी, इसीलिए हम पूरी दुनिया प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ी मार्केट है जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर ऐसा नहीं किया है। तो अच्छा ये बताए ना, पाकिस्तानी लॉन और कपड़ा ये तो पहले ही इतना मशहूर है, आप क्या समझते हैं इस तरह मिलान से दावत का आ जाना पाकिस्तानी फैशन को कितना फायदा होगा, कितना रेवेन्यू मिलेगा? देखिए, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। कोई भी काम नया शुरू करते हैं, नई मार्केट को केटर करते हैं, कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो एवरीथिंग गोज अप स्टेप बाय स्टेप। So this is the first step that Pakistan is getting into that platform. जहाँ तक पाकिस्तानी फैशन की बात है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी कल्चर हेरिटेज में इतना कुछ ऑफर करने के लिए हमारी एम्ब्रॉयडरीज, हमारे टेक्सटाइल्स के इंटरनेशनल मार्केट कैन adopt ideas and designs from our। और नोमिन सारी साहब ये भी बताइए कि पाकिस्तानी कपड़े को तो मौका मिल रहा है, पाकिस्तान के डिजाइनर यानी देसी डिजाइन्स ये कब मशहूर होंगे वहां पर? देखिए, लॉन एक डिज़ाइनर आउटफिट किसी एक आम इंसान के लिए लेना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, और लॉन एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो बड़ी अफोर्डेबल होती है। तो वो लोग जो डिज़ाइनर प्रोडक्ट, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, डिज़ाइनर्स रजिस्टर्ड होते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, उनकी प्रोडक्ट में डिटेल्स बहुत होती हैं, इट्स एक्सपेंसिव। व्हेन इट कम्स टू लॉन, वो सबसे ज़्यादा हमारा वेरेबल आइटम होता है, और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों के लिए जो कमर्शियली एक डिज़ाइनर ब्रांड पहनना चाहते हैं on a very limited budget and they get a great product। तो पूरा साल वो इंतज़ार करते हैं, पैसे जमा करते हैं, कमेडियाँ डालते हैं to get the best out of the season। और समर्स हमारा सबसे बड़ा फेस्टिव सीज़न होता है, चूँकि गर्मियाँ पाकिस्तान में बहुत होती हैं, तो उस वक्त सिर्फ लॉन ही पहनी जाती है, तो इसलिए लोगों के लिए बड़ा कंपटीशन होता है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो। लॉन सब पहनते हैं, दुपट्टा सब पहनते हैं, उनको वो चाहिए। तो वो होता है ना, सबसे पहले कौन लेता है उस जंग में? ख़वातीन, माशाल्लाह। बिल्कुल, जिस तरह नोमी साहब आप तो साथ मौजूद हैं और आप लॉन की बात करें किरण, लेकिन मैं ना, आपको भी लॉन में बहुत इंटरेस्ट होता है। मेरा लॉन में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा ज़िया अलमदार साहब, एक तो ये बताइएगा हमें कि हमारी लॉन कहाँ कहाँ पहुँच गई, कितनी मशहूर हो गई। दूसरे हमें ये भी बताइएगा कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो तो फ़ायदा उठा लेते हैं, ये जो छोटे पैमाने पे काम किया जा रहा है उसका क्या? जो छोटा ताजर है इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता, वो किस तरह से सारे मामले में आप लोगों के साथ रहेगा और उसको भी भरपूर फ़ायदा कैसे मिलेगा? ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है। थैंक यू। उनकी अपॉर्चुनिटी जो है
हमने 29, 29, 30 और 31 ये 3 दिन का एक्सपो मेड इन फैसलाबाद के नाम से हम लाहौर एक्सपो सेंटर में करने जा रहे हैं। मैं आपके टीवी को भी वहाँ दावत दे रहा हूँ कि आप भी वहाँ पे आएँ। जितना फैसलाबाद का लॉन का मैन्युफैक्चरर है, इससे पहले कि पूरे पाकिस्तान के दूसरे ब्रांड अपना माल बेच दें और ख़वातीन को अपना जो अभी मेरे भाई ने कहा था कमेटियां डाल के पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, तो हम वो इंशाल्लाह 29, 30, 31 को लाहौर एक्सपो सेंटर में वो सारे पैसे ले रहे हैं। तो वहाँ पे हमने पूरे फैसलाबाद का जो मेड इन फैसलाबाद है, बल्कि अगर आप भी आ सकें तो इट्स ग्रेट प्लेयर। मैं सारे अपना देर में बताया आपकी साथ से पूरे लाहौर को और पूरे करीब तरीन जो एरियाज है, सही है बिल्कुल। यानी अभी जो शौहर साहिबान है वो अपनी इस तमाम सैलरी की ना कमेटियां डाल लें, क्योंकि सिर्फ लॉन के कपड़े नहीं किरण, जहाँ अगर शादी सीजन आएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो बड़ी कमेटी डालनी पड़ेगी, लाखों के ड्रेसेस बनते हैं। जी कुमारों के इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। नोमी अंसारी साहब, इस बार ब्राइडल ड्रेसेस में क्या नया ला रहे हैं आप? इस बार हमने अभी अपनी नई ब्राइडल कलेक्शन निकाली जिसमें हमने बहुत शीशे का काम इस्तेमाल किया। अजरक इंस्पायर्ड चीज़ें थी बहुत ज़्यादा और बहुत मिरर वर्क यूज़ किया, विच इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल टेक्निक। अब हमारी अगली प्रोडक्ट जो आ रही है, हम किसी के साथ कोलैबोरेट करके एक स्पोर्ट्स वेयर लाइन निकाले हैं, विच इज़ जिम वेयर, बिकॉज लोग आई बिलीव जो यंगस्टर्स हैं अब उनको दे बड़ी कॉन्शियस ऑफ गोइंग टू जिम, मेन एंड वुमेन बोथ। अब जो हम कर रहे हैं वो एक जिम वेयर लाइन है। इट विल बी आउट इंशाल्लाह next month and we will be selling it online. वाह क्या बात है। हमारी लॉन से लेके ब्राइडल ड्रेसेस तक हम बहुत कुछ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, और अब तो जनाब हमने सूहत जोड़ा गोरियों को भी पहनाया है। और किरण, जैसा नोमी अंसारी जिक्र भी कर रहे थे ना कि वो शीशे का काम और अजरक स्टाइल, वाकई अभी जो फैशन वीक हुआ था उसमें उनका काम ज़बरदस्त था, लोगों ने बड़ा सराहा भी है। लेकिन ज़रा एक और ख़बर हमने आपसे शेयर करनी है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि हमारे डिज़ाइनर्स या हमारा कपड़ा बाहर जा रहा है। एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर यहाँ, उनका हम कारनामा आपसे शेयर कर लेते हैं। अमीरा, इन्होंने किस तरह से अपने मलबूसात पेरिस में उनकी कलेक्शन मुतारिफ कराई और किस तरह वहाँ पर धूम मची, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको पहले वो दिखाते हैं। खुशबुओं के शहर में देसी पहनावे, हुस्न अदा के जलवे बिखेरती मॉडल्स और चमकते दमकते मलबूसात। पेरिस फैशन वीक में पाकिस्तानी डिजाइनर सैयदा अमीरा जवाद की कलेक्शन ने धूम मचा दी। गैर मुल्की मॉडल्स ने अमीरा के तैयार करदा उरूसी मलबूसात में रैंप पर एंट्री दी तो पाकिस्तान की बाहुनर बेटी का फन सबके सामने आ गया। मगरबी मलबूसात के साथ मशरकी डिजाइनर को शुरका ने खूब सराहा। मैं तो कह रहा था किरण, हम अक्सर डिजाइनर ऐसे धूम मचाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक और खबर में शामिल करना चाहता था किरण के जो फजाई मेजबान, गड़बड़ वाली बात करने वाले गड़बड़ वाली बात हुई ना किरण, हुई, नोटिस मिले, डिजाइनर्स को नोटिस मिले। कौमी एयरलाइन की हम बात करें, यहाँ फजाई मेजबानों के यूनिफॉर्म डिजाइन चेंज हुए थे, और इससे मुतालिक हम पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम नोमी अंसारी से इस पर कॉमेंट भी लेंगे। यूनिफॉर्म की डिजाइनिंग का मामला। FIA ने कौमी एयरलाइन के यूनिफॉर्म की डिजाइनिंग करने वाले मारूफ डिजाइनर को तलब कर लिया। डिजाइनर्स ने 2015 में लंदन प्रीमियर सर्विस के लिए यूनिफॉर्म डिजाइन किए थे, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। डिजाइनर करदा यूनिफॉर्म के लिए बैरून मुल्क फैशन शो भी मुनक्किद किया गया था। फैशन शो की कवरेज के लिए कई दर्जन मुफ्त टिकट भी जारी हुए थे। FIA ने 2 और 3 अप्रैल की सुबह 11 बजे नुमान अंसारी, यास्मीन शेख, सनिया, पिंटो काजमी को पेश होने का नोटिस जारी किया है। डिजाइनर को नोटिस एयरलाइन के चीफ ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नाम से भेजा गया है। अशरफ खान, समा, कराची। बड़ा मामला है। नोमी अंसारी साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, जो 5 PIA की यूनिफॉर्म बनाने वाले डिजाइनर्स हैं, इनको FIA की जानिब से नोटिस जारी किए गए, आपका नाम भी है इसमें, क्या कहेंगे? अभी तक तो खैर मुझे इस मामले में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आई थिंक जितने भी डिज़ाइनर्स थे उस प्लेटफॉर्म पे, तो हमारा मेन आइडिया ये था टू सपोर्ट PIA, और हमें पहले ही कह दिया गया था कि इसमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो वी वर टोल्ड डे 1 कि नोबडी, वेदर जिसका भी यूनिफॉर्म सेलेक्ट होता है और जो भी काम होता है, हम सिर्फ मुल्क के लिए और एयरलाइन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एयरलाइन जो है वो घाटे में जा रही है, बंद हो रही है, तो वी नीड योर सपोर्ट।
तो हमने कहा चलो वी ऑल सेट डाउन, ने कहा यार चलो it's our country, let's do something good for them, and we try to help PIA out, but that was a bad experience. शुक्रिया, आपने जवाब दिया। आप दोनों साहिबान हमारे साथ थे। तो पाकिस्तान का कपड़ा कैसे कैसे पाकिस्तान का नाम बना रहा है, इसके ऊपर आज हमने बात की थी और इस पर आगे भी बात करेंगे। मौजू ऑलमोस्ट यही रहेगा, कपड़ों का मामला इसको हम डिस्कस करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जैसे नए ट्रेंड्स आएंगे हम आपको इस सिलसिले में बताएंगे। वैसे अगर आप ये सोचते थे ना आज मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं रोज़ा स्किप कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम इस सिलसिले में ना आज जो आपकी आंखों के सामने, आपकी सोच के आगे कुछ बादल थे ना, उनको क्लियर कर देंगे। क्योंकि अक्सर किरण ये सोचा जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल का मसला है या अगर हार्ट डिजीज़ है या इसके साथ साथ अगर गुर्दों का मसला है तो आप थोड़े परेशान हो जाते हैं कि रोज़ा रखूंगा तो शायद मेरा ये मरज़ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने क्लियरली बताया है, और बरतानिया में भी, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, टर्की, यहाँ ये वो तमाम ममालिक हैं जहाँ के हेल्थ एक्सपर्ट्स इस पर मुत्तफिक हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं होता। अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ेगी नहीं बल्कि संभलेगी। यानी ये जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, ये सब कुछ एक तरह से अगर कहा जाए कि रोजा रखने से ट्रीट होगा। एग्जैक्टली। ये फिफ्थ एक कॉन्फ्रेंस थी, रमज़ान और ज़ियाबतीस कॉन्फ्रेंस। इसमें माहिरीन आए थे और उन्होंने कहा था कि रोज़े की हालत में अगर जाने जिस्म के आज़ा को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचने का खदशा हो तो रोज़ा तोड़ा जा सकता है, जिसके बदले में सिर्फ क़ज़ा रोज़ा रखना होगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर मज़ीद इसी पर बात भी करते हैं। अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस और गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद अब दीनी फरीज़ा रोज़ा बआसानी अदा कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने रोज़े को बेहतरीन करार दे दिया। कराची में 5वें रमज़ान और ज़ियाबतीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें माहिरीन का कहना था कि दिल, गुर्दे और शुगर के मरीज डॉक्टरों के मशवरे से पूरे रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। रोज़ा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे में कमी का सबब भी बनता है, दिल के दौरे से भी महफूज रखता है। रोजे की हालत में आंख और कान में दवा डलवाने, खून के जरिए शुगर चेक करने, इंसुलिन या किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता। माहिरीन का कहना था कि मुतासिर अफराद डॉक्टरों के मशवरे से निहायत आसानी के साथ पूरे रमजान के रोजे रख सकते हैं। मरीजों को चाहिए कि वो रमजान का महीना शुरू होने से पहले अपने मौलजीन से मशवरा कर लें, अताइयों के पास जाने से गुरेज करें। रमज़ान और ज़ियाबतीस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर याकूब अहमदानी साहब से। बहुत शुक्रिया। जानना चाह रहे हैं सबसे पहले आपसे कि शुगर और गुर्दों के अमराज में मुब्तला जो अफराद होते हैं वो रोज़ा रखते हैं तो किन चीज़ों की उन्हें एहतियात करनी चाहिए, यानी सहरी में क्या खाएँ, अफ्तार में क्या खाएँ, रूटीन क्या रखें? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया। ये बहुत अहम मौजू है ज़ियाबतीस और रमज़ान, और इसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों के अंदर कि वो रोज़े के बारे में उनको मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो उसका दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक अच्छा वास्ता है कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए से ये बात क्लियर हो जाए। तो जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए मेरे लिहाज से, तो हमारी सारी ज़ियाबतीस के डॉक्टर हज़रात इस बात में मुत्तफ़िक हैं कि मरीज़ जो है वो रोज़ा रखने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मिल ले। सबसे अहम बात यह है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रोज़ा रखने वाले जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं वो मुआलिज के पास आते ही नहीं हैं। वो अपनी तौर पर ही दवाएं इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने तौर पर ही ग़िज़ा वगैरह का शेड्यूल खुद बना लेते हैं, सहरी में अपनी मर्ज़ी से खाने खा लेते हैं, इफ्तारी में अपनी मर्ज़ी से चल रहे हो भी खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो अक्सरियत इसी तरह से है। और हमारा ये कहना है कि अगर ये हज़रात, ख़वातीन हज़रात अगर रोज़ा रखने से पहले मुआलिज से नहीं मिलते तो उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि अब ये रोज़े जो आ रहे हैं वो गर्मियों के रोज़े हैं, 15 घंटे का रोज़ा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। अगर वो पानी का इस्तेमाल, जैसे हम बताते हैं कि इफ्तार और सहरी के दरमियान पानी की मकदार अच्छी लें ताकि दिन में जो थोड़ी बहुत पानी की कमी हो गई है वो पूरी हो जाए। ऐसी जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं पूछना चाह रही हूँ, आप बात भी मुकम्मल कीजिएगा। प्रोफेसर साहब, फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शुगर पेशेंट्स या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, ये जो कहते हैं कि आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, बार बार हलक सूख रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं गिर गई थी या गिर गया था, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से मिल लेने के बाद मसला हल हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इतना करना है,
उस नहज पे वो पहुंचे नहीं होते। असल में सारी बात एजुकेशन की है कि मालूमात कितनी है हमारे मरीज़ को। अगर मरीज़ को सारी मालूमात है कि ये क्यों हो रहा है, मसलन आपने जो अलामात बताई कि गला खुश्क हो रहा था, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही थी, बिनाई मुतासर हो रही थी और पेशाब बार बार आ रहा था, चिड़चिड़ापन हो रहा था, तो ये सब शुगर की ज़्यादती की अलामत हैं। तो मरीज़ को ये पता होना चाहिए कि जब मेरी शुगर बढ़ेगी तो क्या अलामत होंगी। इसी तरह इसके बरक्स अगर शुगर कम हो जाए, जिसकी अलामत ये हैं कि पसीने आने लगे, ठंडे पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, कपकपाहट हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये सारी अलामत शुगर लो होने की हैं। तो हमारे मरीज़ को ये पता होना चाहिए कि ये अलामत शुगर लो होने की हैं और इस वक्त मुझे क्या करना है। अगर उसको ये पता है तो वो ज़ाहिर है उस वक्त हम ये एडवाइस करते हैं कि उस वक्त फौरी तौर पर शुगर चेक करें। अब बाज़ लोगों को ये ख्याल होता है कि शुगर रोज़े में चेक करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा तो ये एक मिसकंसेप्शन है। तो इसमें उलमा किराम से पूछा हुआ भी ये मसला है और ये सब उलमा इस पर मुत्तफ़िक हैं सारी दुनिया के कि इसको शुगर चेक करने से कोई रोज़ा नहीं टूटता। सही। तो एक तो हमें अपने, मैं इस वास्ते से, आपके वास्ते से ये सब मरीज़ों को बताना चाहूँगा कि चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। सही। इवन इंजेक्शंस लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इंजेक्शंस लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है। जी, तो इंजेक्शन नहीं लगाते, तो इंजेक्शन लगाने से भी, चाहे वो वरीद में लगा रहे हो वेन्स के अंदर, चाहे वो मसल के अंदर लगा रहे हो, चाहे वो सबक्यूटेनियस लगा रहे हो, किसी इस तरीके का भी इंजेक्शन लगा रहे हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता। सही। तो अगर हम इनको ये बता दें कि ये सब कुछ किया जा सकता है, यानी चेक कर सकते हैं, अगर चेक किया और आपकी शुगर ज़्यादा है तो क्या एक्शन लेना है ये हम उनको बता सकते हैं, अगर शुगर कम है तो क्या एक्शन करना है ये भी बता सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये वाकई मिसकंसेप्शन है। इसकी शायद कम हो कि आप टेस्ट नहीं कर सकते, बहरहाल इंसुलिन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, ये बहरहाल लोग समझते हैं। मैं चाहूँगा कि दोबारा आप इस पे थोड़ी रोशनी डाल सकें। अभी हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 5वीं डायबिटीज़ एंड रमज़ान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें हमने एक मुफ्ती साहब को भी इनवाइट किया था और उन्होंने ये सारे सवालात जो हमारे डॉक्टर हजरात के थे उनको क्लियर किया था। और उसमें हमने ख़ास तौर पे ये भी पूछा था उनसे कि इंजेक्शन, क्या हम ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा, तो उन्होंने इस पर भी फरमाया कि इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा, चाहे ग्लूकोज का ही लगा रहे हों, सही। हाँ, अगर ताकत के गर्ज से लगाया जाएगा तो मकरू होगा, टूटेगा फिर भी नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि टूटेगा फिर भी नहीं, नियत पर है, हाँ, किस नियत से लगाया जाए। तो इंजेक्शन, अगर किसी को हाइपो हो गया, मसलन हाइपोग्लाइसीमिया हम उसको कहते हैं कि शुगर की लेवल 70 मिलीग्राम से कम हो गई, इसको हम हाइपो कहते हैं मेडिकली। तो अब इस पे डॉक्टर्स हज़रात ये कहते हैं कि 70 से कम अगर शुगर हो जाए तो रोज़ा खोल लेना चाहिए। हमारा ये कंसेंसस है, सारी दुनिया के डॉक्टर्स जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं डायबिटीज़ एंड रमज़ान के लिहाज से, उसके हम भी ऑथर्स हैं। तो उसमें हमने यही रिकमेंड किया है कि 70 से कम अगर शुगर हो जाए तो रोज़ा खोल लिया जाए, चाहे वो 1 घंटा पहले इफ्तार से हो गई है शुगर। तो इसमें सेफ्टी का तकाजा ये है कि उसको खोल लें और इसमें शरीयत भी इजाज़त दे रही है। मुफ्ती हज़रात भी यही कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर कहता है कि रोज़ा खोल लो तो खोल लेना चाहिए, इसमें गुनाह नहीं मिलेगा बल्कि इस पे अजर मिलेगा कि ये अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं। वाह वाह। अच्छा, अब ये भी बता दीजिएगा, डाइटिंग करने से बेहतर है कि आप रोज़ा रखें, क्योंकि अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, ख़ुद को फिट रखना चाह रहे हैं, डाइटिंग करना फिर नुकसानदेह है, रोज़ा बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। लोगों को ये समझा दीजिए। बस ये है कि सारी ज़ियाबतीज़ का मर्ज़ जो है वो नज़्म व ज़ब्त की बात है। एक अच्छा मरीज़ वो होगा जो नज़्म व ज़ब्त के साथ चलता है, वक्त पे खाना, वक्त पे दवा लेना, वक्त पे एक्सरसाइज करना, नॉट जस्ट डायबिटीज, यानी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, इस तरह की ये जो सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी आता है, लिपिड एब्नॉर्मैलिटीज़ भी आती हैं, यानी चर्बी के मसाइल, ब्लड प्रेशर भी आता है, तो ये सारी मिल के एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है। तो इन सब का वाहिद हल जो है ना वो लाइफस्टाइल को नज़्म ज़ाब्त के साथ, डिसिप्लिन के साथ, इसमें मददगार होता है। रोज़ा तो ये है ही सारा तरबियत के लिए कि रोज़ा हमारे लिए दुनियावी भी फ़ायदे, उखरी भी फ़ायदे तो हैं ही, दुनियावी भी फ़ायदे हैं कि आदमी की ज़िंदगी बहुत ट्यून्ड हो जाती है कि आप वक्त पे, सारी मुस्लिम उम्मा जो है एक वक्त पे स्टॉप हो रही है, खाने से रुक रही है, एक वक्त में स्टार्ट कर रही है। तो दिस इज़ स्टॉप एंड स्टार्ट, ये आपको कितनी बड़ी तरबियत है, सारी उम्मत एक साथ
रोज़ा खाना शुरू कर रही है, खाना बंद कर रही है। तो यही तरबियत है कि अगर इस एक महीने को स्टार्ट और स्टॉप करना सीख जाएं। मेरे सामने तरह तरह के खाने पड़े हैं, लेकिन मैं रोज़े में कैसे रुक जाता हूँ कि मेरा रोज़ा है, मैं कोई देख भी नहीं रहा फिर भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने अल्लाह से वो किया हुआ है। तो लेकिन अब ये प्रैक्टिस एक महीने अगर आदमी कर ले कि मुझे अपनी पसंदीदा चीज़ें सामने होते हुए भी, जैसे मरीज़ अक्सर आते हैं हमारे, कहते हैं कि सामने आ गया था इसलिए खा लिया तो सामने आ गया था तो इसलिए खा लिया। तो अब ये कि रमज़ान में सामने आ जाता है फिर भी नहीं खाते। तो ये प्रैक्टिस एक महीने तक आदमी करता रहे कि जो चीज़ मुझे पसंद है फिर भी मैं नहीं खा रहा, तो ये सारे साल के लिए एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन आदमी के लिए है कि वो इसको हैबिट बनाने के लिए सबसे अच्छा ये फास्टिंग का तरीका है कि आप रोज़ा जो है ना वो तरबियत भी हो गया और इलाज भी हो गया। इलाज, और मैं चाहता हूँ अगर मेडिकल उस पर भी आप बता देते, मेडिकल साइंस क्या कह रही है, ये मोटापे से मुताल्लिक, कोलेस्ट्रॉल से मुताल्लिक। ये तो देखिए हमारे यहाँ मसला होता है कि रोज़े की तरह से रखें अगर, तो ये तो वाकई सारे फ़ायदे, लिपिड्स भी कम हो जाते हैं, वेट भी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ये सारे फ़ायदे साइंटिफिकली प्रूवन है और ये हमारी कॉन्फ्रेंस में भी इसका काफ़ी जिक्र हुआ। अच्छा, रेगुलेट हो जाती है बॉडी और बड़ा अच्छा निज़ाम चलता है, तो कोई बहाना नहीं। ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, दिल का मसला है, गुर्दे का मसला है, जिस तरह उन्होंने बताया प्रोफेसर साहब ने कि जो अफ्तार से सहरी का वक्त है उसमें ज़्यादा पानी पी लेंगे तो जो भी डिप्लीशन होती है वाटर की वो पूरी हो जाती है। और ये बड़ी अच्छी बात थी, इंसुलिन भी अगर लगा लेंगे तो रोज़ा नहीं टूटता, ये मिसकंसेप्शन भी थी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, साहब मौजूद थे और जिस खूबसूरती से आपने चीज़ें बताई वाकई मिसकंसेप्शंस थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा जिस पर मिसकंसेप्शन आज हमने इसलिए बात की कि बेशक भी रोज़े किरण दूर हैं, लेकिन पहले से हमने इसका जिक्र किया ताकि जो मिसकंसेप्शन वो दूर की जा सके, और जैसे कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है रोज़ा रखने से पहले। तो शुगर पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के मरीज़ सारे के सारे बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले लें और ज़रूर जाएँ। हमें ब्रेक पे जाने के लिए कहा जा रहा है। हाजिर है ब्रेक के बाद। याद तो होगा आपको कुछ अरसा पहले एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया, कई मार्केट्स में किया गया, दुकानें मिसमार की गई, बहुत शोर शराबे के साथ किया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि वहाँ से मलबा नहीं उठाया गया। जो मुतासरा दुकानदार थे उन्होंने एहतजाज भी किया और फिर उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि मुतबादिल जगह देंगे, ज़रा इत्मीनान रखिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? लग ये राय किरण ऐसा नहीं हुआ और अब मजीद ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि तजावुज़ात के नाम पर मजीद ऑपरेशन होगा और 2000 दुकानों को मलबे का ढेर बनाया जाएगा। ये तैयारी कर ली गई है। वैसे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ऑपरेशन से मुतालिक प्लान पेश किया गया था और इसी के कुछ पॉइंटर्स मैंने हासिल किए, मैं बता देती हूँ। इसके मुताबिक मार्केट्स हैं ये मुख्तलिफ, जुबली मार्केट, जामा क्लॉथ मार्केट, औरंगजेब मार्केट, बहादुर शाह मार्केट, इसकी दुकानें गिराई जाएंगी। इसके अलावा मदीना क्लॉथ मार्केट है, ताजमहल मार्केट है, अकबर रोड मार्केट है, उर्दू बाजार है, यहाँ भी दुकानों को तोड़ा जाएगा, तोड़फोड़ की जाएगी। तो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का ये दूसरा मरहला शुरू होगा। दुकानें गिराई जाएंगी, लेकिन क्या उन दुकानदारों को मुतबादिल जगह मिल सकेगी? क्योंकि ऑपरेशन के पहले मरहले में जो दुकानें तोड़ी गई थी, गिराई गई थी, अब तक इनके मालिकान को मुतबादिल जगह नहीं मिली। तो अगर उनको नहीं मिली तो इनके बारे में क्या ख्वाब देखे जा सकते हैं? क्योंकि बार बार कहा गया था कि मुतबादिल जगह देंगे, उनको देंगे जिनकी दुकानदारें कानूनी थीं। ये भी क्लियरली बहरहाल कहा गया था। कितनों को दुकानें मिली, कहाँ से मलबा हटा, इस सब पर करते हैं बात। क्योंकि तजावुज़ात से मुताल्लिक़ जो नया ऑपरेशन ऐलान इसका किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर KMC बशीर सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, इससे पहले कि हम आपसे ये जानें कि अब अगले मरहले में जो 2000 दुकानें गिराई जाएंगी उसके बाद क्या होगा, कितना ववेला मचेगा, जो पहले कर लिया था उस पर ज़रा फॉलोअप तो दे दें। कहाँ से मलबा हटा, कितने दुकानदारों को मुतबादिल जगह फराहम की गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं समा TV का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि कराची क्लीन पे समा TV ने जो प्रोग्राम किए हैं और लोगों में अवेयरनेस लाए हैं। सरकार वो जो दुकानदार हैं वो भी कहें शुक्रिया KMC। फिर मजा आएगा। लेकिन देखें, कराची को खूबसूरत करने का एक प्लान है और ये गरीब मिटाओ प्रोग्राम है। देखिए नहीं, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर जारी किया कि फुटपाथ, नाले, एमिनिटी प्लॉट और ये पार्क, ये आवाम का हक है।
इन जगहों के ऊपर। इस पे जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही उनको रिमूव किया जाए। सर बिल्कुल, इस पर हमने बहुत बात की कि क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स हैं इसलिए करना है। बिल्कुल बजा, कराची खूबसूरत हो, तजावुज़ात मिसमार की जाएँ, बहुत दुरुस्त बात। मलबा हटाना तो आपकी जिम्मेदारी थी, उनको मुतबादिल जगह देना तो आपकी जिम्मेदारी थी। वो उस पर क्या हुआ? दिखाई नहीं दिए। जी मैं बता रहा हूँ आपको। असल में हुआ ये कि जब ये कार्रवाई की तो 15 दिन का चीफ जस्टिस साहब ने टाइम दिया था कि 15 दिन के अंदर आपने ये कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा करानी। उस 15 दिन के अंदर सिर्फ कार्रवाई की जा सकती थी, जो कार्रवाई की गई। उसके बाद अब तो कितनी बार 15 दिन गुजर गए। नहीं, उसके बाद हमने अब 3000 शॉप्स जो थी, जो दुकानदार थे, जिनको हमने रिमूव किया, जो हमारे रेंट के ऊपर थे, जो फुटपाथ नालों के ऊपर थे, उनमें से 1453 अफराद को हमने जो है दुकानें नेमुल बदल अलॉट कर दी हैं। अलॉट कर दी हैं जी हाँ, 1453 को। और बाकी जो कहाँ पर की हैं? डिफरेंट मार्केटों में अपनी, जैसे आप अगर आप देखेंगे सदर के अंदर आप लैंड्स एरिया प्रोजेक्ट के सामने है, अकबर मार्केट में है, हमने नाजमाबाद में की है। यानी कि 1400 वो हैं जो कि आपके रेंट पर थे, उनको मुतबादिल जगह दी, जो बाकी हैं वो रेंट पर नहीं थे। सारी बात है, ये हमारे पास रेंट के ऊपर थे, हमने इनको जो है दिए। तकरीबन 3000 दुकानदार थे। इन तमाम लोगों के लिए प्लान तैयार हो चुका है। 1453 को अलाटमेंट जारी हो चुकी है और बाकी तकरीबन 1500 हैं, उनको इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर हम अलाटमेंट दे देंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम है जो आपने कहा कि ये डेब्रीज होती है और ये फुटपाथ जब क्लियर होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, उस पर खर्चा होता है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो माशी तौर पे थोड़ा सा वो तोड़ने के औजार हैं, हटाने के नहीं है। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आता है तो उसको आपको कंप्लाइंस करना है। नहीं, कंप्लाइंस करना पड़ता है, उसमें आपको कुछ भी करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी मलबा हटाएं तो मलबा हट जाएगा, फिर पैसा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए कि इनको 20 करोड़ रुपए का फंड दिया जाए, 5 करोड़ का फंड आ गया। हमने कराची के मुख्तलिफ जगहों से मलबा भी रिमूव कर दिया उस 5 करोड़ के अंदर। अच्छा। और बहुत सारे फुटपाथ, गार्डन की मार्केट के अतराफ मलबा हटा दिया। जी हाँ, तकरीबन। रोड एक्सटेंड होनी थी। वो देखें, वैसे हमारे पास जो फुटेज है हम कहेंगे, हम दिखा भी देंगे, ताज़ा फुटेज है, मलबा नहीं है। हमने लाइट हाउस से मलबा हटा दिया है। हमने अगर आप देखेंगे इम्प्रेस मार्केट से मलबा हट गया है, आप देखेंगे तो। लेकिन इम्प्रेस मार्केट से मलबा हटने के बाद हम देखें पथारेदार वापस वहाँ पर आ चुके हैं। काम शुरू हो गया। अगर आप चेक करेंगे तो काम शुरू हो गया। अब वो बनना शुरू हो गया इम्प्रेस मार्केट। ट्रैफिक क्योंकि वही जाम है वहाँ पे लग ये रहा है। ये एक जनरल परसेप्शन है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस ऑपरेशन का, कि पथारेदार वहाँ पर हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, रोड एक्सटेंड नहीं हुई। एक मैं सिलसिला बताऊँ आपको, 50 साल का ये एक अजीब किस्म, कराची पे कराची, यानी एक कराची में 3-4 कराची जो है वो बनाए गए थे। तो ये इंक्रोच था। इसको 40-50 साल की ये गंदगी थी, इसको साफ़ करने में कम से कम 4-5 महीने, कम से कम 1 साल तो लगेगा। 1 साल लगेगा, 4-5 महीने लगेंगे। कोई ये आप किसी प्लान के मुताबिक बता रहे हैं, कोई अंदाजा हमें दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल प्लान है कराची मेट्रो। देखिए, एक आम मैं आवाम के लिए ये भी बताना चाहता हूँ, ये भी बताएं और साथ में ये भी बताएं ये प्लान्स कितने मरहले, कितनी बार हमको ऑपरेशन देखना पड़ेगा और एहतजाज देखने पड़ेंगे और लोग वापस आके बैठ गए, ये सब देखना पड़ेगा। देखिए, आवाम के लिए आपके चैनल से बता दूं कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो लैंड कंट्रोल है वो 35% है पूरे कराची में। मुख्तलिफ 18 सिविक एजेंसियां काम कर रही हैं कराची में, जिसमें जो है KDA है, वाटर बोर्ड है, KPT है, रेलवे है, रेवेन्यू बोर्ड है, कंटोनमेंट बोर्ड है, MDA है, LDA है। ये तमाम की जो कराची में जो है लैंड कंट्रोल, अगर आप कहीं पर भी जाएं, सदर में अगर आप जाएंगे, अगर हम आपको ठेले खड़े हुए नज़र आएंगे आपको, तो आप ये समझेंगे कि KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जगह पे असल में वो सामने जो जगह है वो लाइन्स एरिया प्रोजेक्ट में भी आती है, KDA के पास भी है, सदर कंटोनमेंट बोर्ड के पास भी है, सदर जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी है। लेकिन एक काम इसमें जो जिस तरह हम फरमा रही, इस तरह एक काम हुआ, इससे पहले इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं होती थी अबाउट, क्योंकि इस मसले के ऊपर कि कभी उनके इदारे का, अब सब इदारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एक अम्ब्रेला के नीचे आए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किए, तमाम सिविक एजेंसियों को ऑर्डर किए, एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए। जब एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए तो आपको फिर तो काम बहुत तेजी से होना चाहिए। हो रहा है बहुत तेजी से। सर, व्हाई डू वी नीड एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट? इदारे अपना काम खुद से क्यों नहीं करते? ऑर्डर की ज़रूरत क्यों होती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये अच्छा आपका सवाल है कि असल में देखें, मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैंने बताया कुछ प्रॉब्लम्स है कि लैंड कंट्रोल ये है
कभी पुलिस का प्रॉब्लम, कभी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हुए। और उस ऑर्डर पे, क्योंकि अगर आप किसी को लेटर लिखते हैं इसमें कहते हैं एज पर ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अदरवाइज वो उनका अपना प्लान होता है, हमारा अपना प्लान होता है, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटर होता है, हमारा अलग एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उनकी अब अलग बजट होता है, हमारा अलग बजट होता है। तो ये पेचीदगियाँ होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सब एक और पेचीदगी भी होती है। हमने ये भी देखा है कुछ काली भेड़ें इदारों के अंदर भी होती हैं जो कि अलॉट भी करती हैं, किराया भी लेती हैं, भत्ता भी लेती हैं। माज़े के साथ ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि इदारे में होते हैं। उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है? जी हाँ, मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अपने 47 जो मुलाजमीन थे जो कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट थे, उनको डिपार्टमेंट आउट किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट की है कि उनके इलाकों में इंक्रोच क्यों होती है। ये 47 तो मुझे याद है आपने 2 महीने पहले बताए थे। इन 2 महीनों में कुछ हुआ? इन दोनों महीने में कुछ नहीं, क्योंकि उसके बाद तो बड़ा ऑपरेशन हुआ थे बस जो ये सब कुछ कर रहे थे, बस जिनके खिलाफ इंक्वायरी आती है, जिनके खिलाफ इंक्वायरी 466 में से 47 लोग जिनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई और कंडक्ट हुई इंक्वायरी, बाकायदा कुछ सस्पेंड हुए उसमें कि आपके इलाके में इंक्रोच क्यों होता है। तो कुछ वो जिन्होंने बताया मजबूरी से, देखें कराची के अंदर इंक्रोचमेंट को रिमूव करना जस्ट लाइक ऐसा है कि आप तलवार के ऊपर चलना। एक माफियाज है, देखेंगे आप किसी की शॉप तोड़ने जाएं आप, क्योंकि आप किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे हैं, तो वो हार लेकर खड़ा नहीं होगा, बस वो पत्थर हाथ में हो गए या उसके हाथ में लकड़ी होगी आपके इस्तकबाल के लिए। तो ये एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अपनी जान पर खेल के, मेरे इसी ड्राइव के अंदर मेरे 2 जान पर खेल के मतलब कोई धमकी? जी हाँ, जान पर खेल के मेरे 2 डिप्टी डायरेक्टर शहीद हुए इसी ड्राइव में। 2 डिप्टी डायरेक्टर शहीद हुए, 17 इंस्पेक्टर शदीद ज़ख्मी हुए और 7 मेरे सब इंस्पेक्टर जो है वो माजूर हुए इसी ड्राइव में, क्योंकि कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट में लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट डेली की बुनियाद पर ड्राइव करता है। तो ये सब ये परेशानी है, ये सब काम करने के बाद, लेकिन एक अज़म है, इस शहर कराची को क्लीन करना है, इस कब्ज़ा माफिया से ख़त्म करना है। 50 साल का गंद है, कुछ अरसा लगेगा। कितना? शहरियों को बताएं, नाज़रीन को बताएं। ये साल जो होगा 2019 इंशाअल्लाह ताला ये कब्ज़ा ख़त्म होगा। कब्ज़ा माफिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यानी इसी साल के अंदर महीना ख़त्म हो गया। इसी साल के जिस तरह आपने फरमाया कि 1400 दुकानदार ऐसे, तकरीबन 1300 दुकानदार ऐसे जिनको सेटलमेंट हो गई और बाकी 1500 की सेटलमेंट होनी है और वो जल्द हो जाएगी, इसी साल के अंदर हो जाएगी। इसी साल में हो जाएगी। सर बहुत शुक्रिया, साहब मौजूद है। जिस तरह इन्होंने ये कहा है कि बहुत से मलबा हट चुका है, अगर आपको उसको शिकायत है तो आप KMC से रब्ता कर सकते हैं, और अगर वो दुकानदार जिनकी सेटलमेंट अभी तक नहीं हुई वो भी रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब हेडलाइंस के साथ दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिए। जनाब नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। खबरें तो हमारे पास दीगर भी थी, लेकिन एक खबर गुजरावाला से ऐसी आई, एक वाकया गुजरावाला में ऐसा रिपोर्ट हुआ कि हमने सोचा कि पहले आपको इसी के बारे में बताते हैं। पुलिस कांस्टेबल जानवर बन गया। जरा सी बात पे मासूम से बच्चे के साथ देखिए तो सही क्या किया। ये 13 साल हमाद है जिसे बरहना करके गलियों में घुमाया जा रहा है। इसकी CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है कि इस वाक़े में क्या कुछ हुआ और अब क्या आगे होगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन खालिद। मोहसिन, ये वीडियो सामने आई है, बरहना करके गलियों में घुमाया जा रहा है और कोई नहीं, पुलिस कांस्टेबल ने किया। जी बिल्कुल शुएब, इस बच्चे जो 13 साल हमाद है, इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने पुलिस कांस्टेबल है नदीम, उसके बेटे को मना किया था पतंगबाजी करने। ये हमसाये भी हैं, और जब इसने उसके बेटे को मना किया पतंगबाजी करने से तो वो पुलिस कांस्टेबल जो है उसको मालूम हुआ, तो वो तैश में आ गया और इस 13 साल जो हमाद है उसको वो घर से निकाला। उसने बरहना करके गलियों में घुमाता रहा, इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि लोग काफी बड़ी तादाद में उस मौका पर मौजूद थे जो मिन्नतें करते रहे कि इस बच्चे को छोड़ दिया जाए, इस नौजवान को छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस कांस्टेबल किसी की ना माना, वो
बनाया, गलियों में घुमाता। मोहसिन आप हमें अपडेट कर रहे हैं, अजीब सा वाकया है, कांस्टेबल ने कांस्टेबल के बेटे को बरहना करके गलियों में किस तरीके से घुमाया, क्या इस पर पुलिस एक्शन लेगी, क्या इस पर कुछ होगा, क्या ये इतना बड़ा जुर्म था जिस पर इस लड़के के साथ ये किया गया? 13 साल हमाद, किरण उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया होगा ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद। और अगर ये मामला ऐसा ही है कि कांस्टेबल के बेटे के साथ कांस्टेबल ने ऐसा किया है, तो फिर आम आदमी कहाँ जाके खड़ा हो, आम आदमी क्या सोचे? ये इस तरह से कर रहे हैं, आम इंसान के साथ, आम शहरी के साथ करते क्या होंगे? बिल्कुल, और ये इस वाकई की सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ब्लर करके दिखा रहे हैं ये फुटेज, क्योंकि ये मंजर आम पर आई है। और हम्माद, 13 साल हम्माद, मैं तो बार बार एक ही जिक्र करूंगा किरण कि उसकी पर्सनालिटी शैटर कर दी इस वीडियो से, इस वाक़े से। इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर हम आगे चलकर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें बढ़ना है आगे। एक और वाक़या हमें यहाँ पर शेयर करना है जो कुछ दिन पहले रिपोर्ट हुआ कराची से। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। अब तक इसके पहलुओं पर मुख्तलिफ गौर किया जा रहा है कि आग लग जाना, इमरजेंसी एग्जिट्स का ना होना और कहीं कहीं पर लोगों की आगाही में, मालूमात में कमी का होना, ये सारी बातें बनती हैं जो कोई भी हादसा हौलनाक हो जाता है और बड़ा हो जाता है, दुखों को मजीद दावत दे देता है। हौलनाक आग लगी, इकरा यूनिवर्सिटी की तालिबा सालिहा की जान ले गई आग। सालिहा बदकिस्मत इमारत में इंटर्नशिप कर रही थी। इस वाक़े ने वालिदैन पर तो क़यामत ढाई, लेकिन सालिहा के साथी तालिब इल्म कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली इन इमारतों में आग बुझाने और हंगामी इखराज के इंतजामात ना होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और इसी सारे सिलसिले में हम भी आज बात कर रहे हैं। कराची में लगी आग ने एक और होनहार बेटी के ख्वाबों को जला दिया। 21 मार्च को इकरा यूनिवर्सिटी की तालिबा सैयदा सालिहा गौस इंटर्नशिप मुकम्मल करके बेहतरीन नौकरी का ख्वाब लिए बदकिस्मत इमारत गई, लेकिन हौलनाक आतिशज़दगी की नजर होकर जिंदगी गंवा बैठी। वाक़े ने सालिहा के घर वालों पर क़यामत ढा दी। साथी तालिब इल्म भी सालिहा की मौत पर अफसरदा हैं। कोई सोशल मीडिया पर साथी तालिबा के लिए लिखकर अफसोस का इजहार कर रहा है, तो कोई आतिशज़दगी के पै दर पै वाक़यात पर सवाल उठा रहा है। मगर अहम सवाल ये है कि किसी इमारत में आतिशज़दगी का ये पहला वाक़या नहीं। इससे कभी भी कई इमारतों में लगने वाली आग मुताद्दिद जानें निगल चुकी है, लेकिन ना तो आग बुझाने का मौसर इंतज़ाम हुआ, ना ही इमारतों में हंगामी इखराज का रास्ता निकाला गया। आखिर हिफाजती इंतज़ामात में गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन कब होगा? सालिहा की मौत पर साथी तलबा एहतजाज कर रहे हैं, उनके दोस्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। वेलकम टू नया दिन। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि हम अहमद रहमान खान से बात कर लें, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं, कि इस वाक़े के बाद अब तक हुआ क्या है, क्योंकि इमारत में लगने वाली आग, इसकी तहकीकात का जो आगाज़ हुआ था वो किस नहीज पर पहुँची हैं, फायर एग्जिट था या नहीं, और हाई राइज बिल्डिंग रूल्स इस मामले से मुताल्लिक क्या कहते हैं? अहमद, जानना चाह रहे हैं आपसे, हंगामी अखराज के इंतज़ाम ना होने की वजह से जानों का ये ज़िया हुआ था, क्या कुछ हुआ तहकीकात में? जी देखें शुएब, ये बड़ा अलमिया है कराची का कि वाकयात रुनुमा होते हैं, उस पर एक्शन के और उस पर नोटिस तो फौरन लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद चीजें सामने नहीं आती हैं, चीजों को छुपा दिया जाता है। ये ही वाकया कुछ हम ये देख रहे हैं कि गुलशन इकबाल नूर सेंटर था ये, जो कि 13 मंजिला एक इमारत कायम थी 13A में, गुलशन इकबाल ब्लॉक में। इसमें पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया है अजीज भट्टी थाने में कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, KBCA की गफलत इसमें शामिल है और सिविल डिफेंस की इसमें गफलत शामिल है। तो इनकी गफलत बरतने के हवाले से मुजरिमाना गफलत पर कत्ल बिल सबब का मुकदमा तो दर्ज किया गया है अजीज भट्टी थाने में, लेकिन अब तक तहकीकात कोई आगे नहीं बढ़ सकी हैं। ना तो किसी को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है, ना ही वो बिल्डर जो कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में शामिल थे, जो बनवा रहे थे इसको, ना उनको कोई जो है वो गिरफ्तार किया गया है, ना हिरासत में लिया गया है, ना उनसे कोई पूछताछ की गई है। तो ये सिलसिला जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे हालात में अहमद क्या हो सकता है? ये जो फौरी निमटना पड़ जाए अगर किसी हादसे से, आग से, इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, ये सारे के सारे हैं नहीं, और अगर तहकीकात इसी तरह से हो रही हैं फिर तो कोई उम्मीद भी नहीं। फिर अब तो हम यही सोच लेते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही होता रहेगा। किरण देखें, बड़े अफसोस की बात है कि शहर में कोई
गुज़िश्ता 6 सालों से हाई राइज बिल्डिंग बनने का सिलसिला जारी है और हमारे पास जो स्नार्कल्स मौजूद थी वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 8 मंजिल तक जा सकती थी और उससे ऊपर वो आग नहीं बुझा सकती थी। अब दिसंबर 2018 में एक स्नार्कल जो है वह एक स्नार्कल खाली जो है वो फायर ब्रिगेड के पास ऐसी आई है जो हाई राइज बिल्डिंग पे लगी आग बुझा सकती है। तो यानी कि इतने सालों तक शहरियों की जानों से खेला जाता रहा और अब भी ये सिलसिला इस तरह जारी है कि वो एक स्नार्कल है खाली शहर में जो कि हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग को बुझा सकती है। फिर इस तरह कि हाई राइज बिल्डिंग जो बनी है शहर में उनका नक्शा पता नहीं कैसे पास किया गया। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रही है? कोई एसओपी होती है जब हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएगी, कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें बहरहाल इमरजेंसी एग्जिट्स होंगे। बिल्कुल होने जरूर चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट्स हों, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट्स होते नहीं है। अब ये जो बिल्डिंग है इसका नक्शा जो है वो 2010 में पहले पास किया गया, उसको 10 मंजिला इमारत का नक्शा पास किया गया था इस इमारत का और उसके बाद 2014 में मजीद 2 फ्लोर डालने की इसको परमिशन दे दी गई। ये भी जो है वो कहते हैं कि मंजूर काका जो कि एक मशहूर जो है वो किरदार रहे हैं SBCA का, उनका जो है वो नाम इसमें आता है कि इन्होंने जो है वो परमिशन दी थी इस बिल्डिंग के मुतालिक कि इसमें बिल्कुल जो है वो फ्लोर्स बनाए जाएं और कानून की धज्जियां इस तरह उड़ाई गई कि इसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और इसमें मजीद फ्लोर्स बनाने की इजाजत दी जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये सर्वे किया जाता है, फायर ब्रिगेड से परमिशन ली जाती है जब भी कोई हाई राइज बिल्डिंग बनती है कि बिल्कुल क्या उनके पास इस तरह के उन लोगों को बचाने के या फिर किसी भी तरह से निपटने के हालात मौजूद हैं तो परमिशन दी जाती है। अहमद बिल्कुल क्विकली बताइएगा, ये तो वाकई अफसोस की बात है कि ज़ाबिता अखलाक मौजूद है, कवानीन मौजूद है, इन लोगों की गाइडलाइंस मौजूद है, ये उस पर अमल नहीं करते। अब जरा जल्दी से ये बताइएगा कि जो इस पर अमल दरामद ना करे, जो ऐसी चोरी दिखाए, उसकी सजा क्या है, उससे पूछा कैसे जाता है? हो तो रहा नहीं ऐसा कुछ यहाँ? अभी तक तो पूछा ही नहीं जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी तो वाकया हमारे सामने हुआ है जिसको चंद दिन गुजरे हैं गुलशन इकबाल 13A में कि बिल्डिंग से लोग कूदे हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ना तो बिल्डर गिरफ्तार है, ना उस SBCA के अफसरान जिन्होंने नक्शा पास किया ना वो गिरफ्तार हैं, ना सिविल डिफेंस के जिन्होंने इसको लिख के दिया कि ये इमारत बना दी जाए। तो जितने कानूनी कार्रवाई में शामिल अफराद हैं कि जिसके तहत ये बिल्डिंग बनी है, आप और ये वो शहर है। जी 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 जी, आप बात मुकम्मल करें। मैं शोएब आपको बोलूंगा कि अगर कराची के शहरी या इवन हम लोग भी घर बनाना शुरू करें और अगर सिर्फ मलबा आपका घर के बाहर ही गिरेगा अभी तो पुलिस मोबाइल भी पहुंच जाएगी और सारे इदारे आपके पास आ जाएंगे कि नक्शा मौजूद है या नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जहां हाई राइज बिल्डिंग बन रही होती है तो कौन सी आंखों पे पट्टियां डल जाती हैं। और बिल्कुल अहमद, गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल थी, किरण, एक पुलिस वाला जाता है और वो पैसे मांग रहा है, भत्ता मांग रहा है, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, घर बनाया जा रहा है प्लॉट पर, तो पुलिस भत्ता लेने तो पहुंच जाती है, इदारे पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां पे काम है वहां काम नहीं कर रहे। ये वो शहर है जो सानेहा बल्दिया के ट्रॉमा से अभी तक निकल नहीं सका और हम किसी भी सानेहे से बचने के लिए, हादसे से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कहीं कुछ होता नजर नहीं आ रहा। नतीजा ये है कि एक छोड़ कई वाकयात ऐसे हैं कि जहां हम अपने प्यारों से महरूम हो जाते हैं। अहमद, आपने तो हमें अपडेट किया, हमारे साथ सालेहा के साथ ही उनके बहुत पुराने दोस्त भी मौजूद है, बहुत माजरत, उनके बहुत पुराने दोस्त भी मौजूद हैं। अब बताइएगा कितना आपका उनके साथ कैसी वाबस्तगी थी, कितने अरसे से आप दोनों की दोस्ती थी? सेकेंड स्टैंडर्ड से स्कूल से हम साथ थे। और सेकेंड स्टैंडर्ड जी, यानी बहुत ही बचपन की दोस्ती है ये, स्कूल वो भी सेकेंड क्लास से। और फिर यूनिवर्सिटी में भी साथ थे, तो बहुत पुरानी दोस्ती थी। तो अभी भी बात करना मुश्किल हो रहा है। जिनके साथ हंसे हो उनके लिए रोना कोई आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। अचानक ही न्यूज़ आई थी, मतलब रिकवरी की उसकी न्यूज़ आ रही थी, फिर अचानक से रात में पता नहीं क्या हुआ, फिर समझ नहीं आया कि। लेकिन अब जो समझ आता है वो ये कि हम इस बारे में बात करेंगे, आप इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्या पॉइंटर्स हैं कि किस तरह से आप लोग किस हद तक जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग ये चाहते हैं कि आज वहाँ सालिया मौजूद थी, कल को हम लोगों को जॉब्स पे जाना है। हम लोगों के लास्ट ईयर हैं, उस बेचारी का लास्ट ईयर था, लास्ट सेमेस्टर था, उसने बचपन से पढ़ा और यहाँ एक लास्ट सेमेस्टर में आके उसने अपना सब, और बेचारे उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी। हम लोग तो वो नहीं वो कर सकते फेस जो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन
बीइंग अ फ्रेंड हम लोगों को एक चीज़ आइडिया, क्योंकि हम लोग वहाँ उस वक्त जब वो हॉस्पिटल में थी बेचारी, दिन रात वहाँ हम लोग मौजूद थे, हम लोग उसका देखते रहे। 3 दिन बेचारी वेंटिलेटर पे रही, कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं आया कि वो आकर उसकी मदद करवाए या कुछ हम लोगों को ऑफ़र करे या कुछ भी। फिर उसके बाद अब जैसा कि ये बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इसमें फायर एग्जिट्स नहीं होते, मतलब कराची की ज़्यादातर बिल्डिंग्स में नहीं है ये। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे जाके हम लोगों को नहीं पता कहाँ जॉब्स मिलनी है हमें, हर किसी को अलग अलग कंपनी में, हर किसी को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मिलनी है, उसका क्या पता वो कौन सी बिल्डिंग में हो। हम लोग बिल्डिंग जज करके तो नहीं जाएंगे सीवीज देने सब जगह। पहले ये चेक नहीं करेंगे कि एमरजेंसी एग्जिट है, अब वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है। मुझे आप मुझे बताइएगा, जो एहतजाज का सिलसिला आपने इसका आगाज़ किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्डर भी रिस्पॉन्सिबल, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो कहाँ कहाँ पर एहतजाज करेंगे, किस तरीके से आप सालिहा के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे? हम लोग साफ सी बात है, हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम लोग स्टूडेंट्स ही हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें मीडिया की सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो भी इदारे हैं हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लोग जुम्मे के दिन, हम नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज़ के बाद हम लोग उस बिल्डिंग के सामने पूरा हमारा एहतजाज करेंगे, अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। उसमें सिर्फ हम ये रिकॉर्ड करवाएंगे कि हमारे माँ बाप हमें लाखों रुपए दे के पढ़ा रहे हैं इन बिल्डिंगों में जलने के लिए, इन बिल्डिंगों में मरने के लिए। आप सोच नहीं सकते कि उनके पेरेंट्स इस वक्त क्या बीत रही होगी, और हम देखते थे उनके पेरेंट्स को किस तरह वो अपनी बेटी को, मतलब हमारे पेरेंट्स को क्या कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोग कल को उनके लिए कमाने निकलें या कुछ करने निकलें और क्या हो जाए, खबर में है। घर से निकले पढ़ने के बाद में, कमाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, और फिर ख़बर बन जाए, फिर एक ख़बर आ जाए, अफसोसनाक ख़बर आ जाए। पता है, सब्र नहीं आता, मैं जानती हूँ ये वाली बात, हम समझते हैं, लेकिन जिस तरह से इतने दुख, इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी आप लोग एहतजाज करना चाह रही हैं, आप लोग सारे के सारे कैंपेन करना चाह रहे हैं, आप मुझे ये बताइएगा, ये सारे आंसू पी के मुहिम चलाएंगे, चैनल्स पर भी जाएंगे, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे, प्ले कार्ड्स भी उठाएंगे, कुछ आप लोगों ने प्लान किया है इसके ऊपर? प्लान हमारा यही है कि जो हम लोग लीगल जितना जो तरीका हो सकता है वो हम फाइंड कर रहे हैं, किस किस से हम लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए इस बारे में। इसमें हम लोगों को एक जगह से सजेशन भी मिली है कि आप पहले वहाँ के जो हुदूद के पुलिस स्टेशन से वहाँ से आप परमिशन लें। उस परमिशन के लिए भी आज हमारा कोई ना कोई दोस्त जाएगा। परमिशन अगर वहाँ से अप्रूव होती है और वो हमें इजाज़त देते हैं इस पीसफुल प्रोटेस्ट की, क्योंकि हम लोग इसमें कोई रोड ब्लॉक्स नहीं करेंगे। सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई बड़ा आप लोगों के साथ है, कोई सरपरस्त हो? हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा, अभी तक हम लोगों को किसी ने, लेकिन कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बस वही बातें करने के लिए लोग बैठे हुए। और आप बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहे हैं, हम यहाँ एहतजाज कर सकते हैं कि नहीं, हम पुरम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमको पकड़ा ना जाए। हम लोग बाकायदा पुलिस स्टेशन में ये अपनी पूरी जो कंप्लेन है ये लेकर जाके और हम लोग उनसे इजाज़त मांगेंगे कि हम लोगों को यहाँ एहतजाज करने की इजाज़त है या नहीं है। अगर वो हमें नहीं देते तो हम लोग उनसे दिन और टाइम मांगेंगे कि आप हमें विद सिक्योरिटी यहाँ पे इजाज़त दें। हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, खाली इकरा यूनिवर्सिटी का नहीं, एक ICMA का स्टूडेंट था लास्ट सेमेस्टर का, हमज़ा नाम था उसका। वो बेचारा वो पहला था जो वहाँ से, अब उसको नहीं पता कि वो कहाँ भागे क्योंकि फायर एग्जिट नहीं है, तो वो कूद के बेचारे ने उसने अपनी, हम उसकी फैमिली से भी कोशिश करेंगे, उसकी फैमिली से भी हम कोऑर्डिनेट कर सकें और इस प्रोटेस्ट में हम उनकी फैमिली को भी अपने साथ शामिल कर सकें, क्योंकि आज उनका भी एक इकलौता बेटा गया है, तो हमज़ा। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग उन लोगों के लिए चले भले ना एहतजाज करें जो चले गए, हम लोग अपने लिए तो करें, आगे हम लोगों को इन्हीं बिल्डिंग्स में तो जाना है। हम लोग अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जस्ट टू गेट जॉब्स। बिल्कुल है सर, जो चला गया, वो सालिहा हो, वो हमज़ा हो, वो आप हम में से कोई भी हो सकता है, वो किसी बिल्डिंग में हो सकता है और किसी वक्त भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो आज अगर हम ये बात कर रहे हैं, आपका मकसद भी, हमारा मकसद भी शायद ये है कि जो इदारे हैं वो थोड़ा सा जाग जाएँ जब, और जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें एमरजेंसी एग्जिट्स हों, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको देखा जाए। लेकिन मैं कहना यहाँ चाहूँगा कि सालिहा की बात हम करें, बिकॉज आप सेकेंड स्टैंडर्ड से उनके साथ थी। सालिहा को लोग ना भूलें, सालिहा की कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी यादें आप हमसे शेयर करें। सालिहा ऐसी क्या बात करती थी जो आपको लगता है कि वो बात हमें जाननी चाहिए और उस बात को हमें समझना चाहिए?
सालिया मतलब दिल की बहुत अच्छी थी, सबकी मतलब मदद करना, और मतलब अपने बारे में बाद में सोचती थी, दूसरों के बारे में पहले सोचती थी। मतलब मैट्रिक तक मैंने ऐसे ही देखा है उसको, तो इस वजह से मतलब बहुत लोग उसको मतलब चाहते भी थे, जाहिर है। फिर बस तो हम इतने सारे जो ख्वाब देख रहे हैं, ये जो हम इतनी सारी प्लानिंग करते आए, एक हादसा हो जाता है और वो सब खत्म हो जाता है, सब मट्टी हो जाता है। उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो जब यहाँ पे बेचारी इंटर्नशिप करने गई थी, अपनी अम्मी को बोलती थी कि मेरी ये जगह नहीं है, मुझे इससे बहुत ऊपर जाना है। अल्लाह, शायद अल्लाह ने उसको अच्छी जगह रखा होगा फिर इंशाल्लाह। और आज उसके घर वालों को देखते हैं तो उसकी एक बहन है, अकेली रह गई वो, तो बहुत बुरा हाल है उसका भी। मतलब उसको तसल्ली देने के अलावा हम और कर क्या सकते हैं। और ये तसल्ली भी कभी कभी लगता है कि बिल्कुल झूठी है, ऐसा लगता है आपको? लगता है, क्योंकि हम कितना कर सकेंगे, जितना उसकी बहन उसके लिए कर सकती थी उतना हम तो नहीं कर सकते। हम लोग तो जो चाहें जितना उनके घर वालों को सपोर्ट कर लें, पर उसकी कमी तो हम लोग पूरी नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी उसकी बहन से बात करते हुए ऐसा फील होता है कि आगे तो लाइट्स ही नहीं है, आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसको तसल्ली दे दूं तो फिर आने वाले वक्तों में किस किस को सिर्फ यही तसल्ली दूं, ऐसा लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। मतलब कोई भी हो सकता है उसकी जगह आगे जाके, तो किस किस को बोलेंगे अब? कोई भी हो सकता है किरण, और वो किसी इदारे की बेटी या बेटा भी हो सकता है। सिर्फ इतना सोच लीजिए, ये अगर कोई भत्ता लेकर या कोई पैसे लेकर किसी बिल्डिंग को ये अलाउ कर रहा है कि आप तामीर कर लीजिए, ऐसे कोई मसला नहीं है, तो कल को आपके बच्चों ने भी वहीं पर जाना है, आपने भी वहीं पर जाना है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो जिस तरह नया दिन इनकी आवाज़ बना है और समा इनकी आवाज़ बना है, तो हम चाहेंगे कि आप भी इनका साथ दें और सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई जाए, ताकि कराची हो या कोई शहर हो जहाँ पर हाई राइज हो, वहाँ पर आइंदा ऐसा कोई वाक़या वाला रूनुमा ना हो। क्योंकि जब भी कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई सानेहा हो जाता है, जो भी उस तकलीफ़ से गुजरे, रोना आसान लगता है बनिस्बत इसके कि आप आंसू पिए और फिर भी आपको ज़िंदा रहना पड़े, क्योंकि आप वो सब कुछ भूल नहीं सकते। हमने एक अफसोसनाक वाक़या इसके बारे में आज बात की और एक संगीन मसले को उजागर करने की कोशिश की। आप तीनों प्रोटेस्ट भी करेंगे इसके ऊपर, और जो जितने नॉर्म्स हैं उन सब के मुताबिक चलते हुए करेंगे। ये इनसे सीखने लायक बात है। ये हमारे बच्चे और यही हमारा मुस्तकबिल है। इनको जितनी रोशनी दें, इनके लिए जितनी आसानी करें, उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। यही नया पाकिस्तान है, यही तब्दीली होगी जो यहाँ से शुरू हो रही है, इनकी आवाज़ के साथ, अगर हमारी आवाज़ होगी। कह दें जल्दी से। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोटेस्ट से पहले जो ऐप सिटीजन्स ऐप है, जिसके ऊपर सब सिटीजन ऐप, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स करा दिए हैं। जितने लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा है, पहले हम लोगों ने उधर भी ये नोटिस दे दिया है कि हम लोग ये कंप्लेन है हमारी, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स हमने दर्ज करा दी हैं। तो आप एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कंप्लीटली। कोई हम लोग अगेंस्ट द लॉ कुछ नहीं करेंगे। हमें इजाज़त मिलेगी हम करेंगे, इजाज़त नहीं मिलेगी तो हम लोग फिर वैसे ही बैठ जाएंगे जैसे सब बैठे हुए। हम लोग अपनी जानों को क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ थे और आप यकीन जानिए हम आपसे राबिते में रहेंगे, और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे हम भी आपकी सारी की सारी बात पाकिस्तानियों को बताएंगे। तो ये हमारे साथ थे, ये एक मामला था। एक और मामला है, कराची से ही जुड़ा है, अब ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। शार फैसल कराची की अहम तरीन शाहरा, मसरूफ़ तरीन शाहरा, और ट्रैफिक पुलिस ने इस शाहरा पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए और इसको हादसा से बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए मोटरसाइकिल्स के लिए एक अलहदा सी लेन भी बनाई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो तजर्बा कामयाब हुआ? क्योंकि 4 माह हो चुके हैं। तो गुज़श्ता रोज़ हम वहाँ गए, जो कुछ हमने देखा ज़रा आपके सामने रखते हैं। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां अहम शाहराहों पर बाइक लेन है और वहां इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है कि अपनी लाइन में बाइक चलाई जाती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहां पर मेन आर्टरी यानी शार फैसल, बाइक लेन तो बनाई गई 4 माह पहले, अवेयरनेस भी दी गई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, लेकिन इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, सबसे पहले एक नज़र इसी जानिब। शार फैसल की ये बाइक लेन, लेकिन सिर्फ बाइक्स यहाँ पर नहीं है, गाड़ियाँ भी इसी लेन का इस्तेमाल कर रही हैं।
हम समझते हैं क्योंकि इतनी चौड़ी रोड नहीं है, बट फिर भी अगर एक लेन मुख्तस कर दी गई है बाइक्स के लिए तो फिर तो वहाँ पर सिर्फ बाइक्स ही होनी चाहिए। इसी तरह बाइक्स वाले अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे और उन ट्रैक्स पर जा रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये लेन बाइक्स के लिए है तो यहाँ पर गाड़ी वालों को तो बहरहाल नहीं आना चाहिए। इस पर भी हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों ये इस लेन का इस्तेमाल करें जो लेन आपके लिए नहीं है, यानी गाड़ी वालों के लिए नहीं है। क्या बाइक वालों की परेशानी इस बाइक लेन बनने के बाद ख़त्म हुई या नहीं? एक साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बाइक लेन बन गई, कितनी सहूलत हुई आपके लिए? इन्होंने ये डीआईजी साहब ने एक ऑर्डिनेंस तो पास कर दिया है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता, ये बेहतर नहीं है। वो इस वजह से कि आप ये शारा फैसल के लिए इन्होंने ख़ास तौर पे किया है। ये रूट छोटा है और जो बाइक लेन का इन्होंने रूट दिया है वो बहुत कम है और बड़ा मुख्तसर सा है। छुट्टी के जो टाइम होगा उसके औकात में आप शारा फैसल पे नर्सरी से आगे जाके देखिएगा कि थोड़ा सा इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे अपने कांस्टेबल सिपाही वगैरह खड़े करे हुए हैं। फिर उस जगह को छोड़ने के बाद आगे तमाम कारें होंगी, बाइकें वहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ अगर हम थोड़ा सा आगे जा पाएँ। एक गाड़ी ख़राब हुई, अगर आप थोड़ा जूम करके दिखा पाएँ, गाड़ी ख़राब हुई, वो गाड़ी वहीं पर इस वक्त खड़ी है, वो बाइक लेन है, गाड़ी ख़राब रहेगी जब तक, तो ये बाइक लेन तो मुतासिर होगी, बाइक्स यहाँ पर जा नहीं पाएंगी। तो अगर लाइन मख्तस है बाइक से तो थोड़ा सा ख्याल गाड़ी वालों को भी रखना है कि अगर गाड़ी खुदा ना खास्ता ख़राब हो गई है तो आप किसी ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क करें ताकि ये लाइन मुतासिर ना हो, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। एक और बाइकर जो रोज़ाना इस ट्रैक का इस्तेमाल करता है, ज़रा उसका एक्सपीरियंस क्या है वो जान लेते हैं। बाइक लेन में रोज़ाना कितनी गाड़ियाँ आप देखते हैं? सर डेली काफ़ी मैं देखता हूँ और ये बहुत अच्छा हो गया। ये बनने से ना काफ़ी सहूलत हो गई हैं, इसमें हमारा ही फ़ायदा है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन अगर इसको फॉलो किया जाए तो इस सब के लिए बेहतर है और ये होना चाहिए था और ये हो गया। इसकी बड़ी खुशी है कि कोई इक़दाम उठा है इसके लिए। रोज़ाना 2 घंटे की अवेयरनेस शारा फैसल पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दी जा रही है, यानी जैसा भी मौसम हो, सख्त मौसम हो, ये खड़े हैं यहाँ पर अवेयरनेस के लिए, बता रहे हैं और बार बार बता रहे हैं, लेकिन इनको समझना हमने है, आवाम ने है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप रोज़ाना यहाँ 2 घंटे की अवेयरनेस देते हैं, आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस कैंपेन कितनी कामयाब जा रही है, लोग कितना सीख रहे हैं, और क्या कुछ ऐसा होता है कि आप कहते हैं अपनी लेन में जाओ और वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे? काफ़ी लोग जो हैं कुछ समझते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं समझने के बावजूद भी है ना गाड़ियों के बीच में चले जाते हैं। हम तो एक प्यार से भी समझाते हैं, स्टाइल से भी समझाते हैं। अब आवाम का मसला है कि वो ना उस पर चलें या ना चलें, हमारा काम है उनको समझाना। यानी जो इस शारा फैसल पर आ रहा है, जो किसी भी सड़क पर आ रहा है, गाड़ी चला रहा है या बाइक चला रहा है, फ़ायदा आपका है अगर ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करेंगे, अगर लाइन की पाबंदी करेंगे, क्योंकि ये लाइन आपके लिए है, वो चाहे गाड़ी पर है, वो चाहे बाइक पर सवार है। और इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक सदर हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर बलोच साहब, उनसे बात करते हैं। सर, तकरीबन 4 माह हो गए ये कैंपेन लॉन्च हुए, कितनी सक्सेसफुल रही है अब तक? काफ़ी हद तक जो है हमें कामयाबी हुई है और मज़ीद इंशाल्लाह जो है वो इसको हम कामयाबी की जानिब जो है वो रवाना। सर, हम देखते हैं अभी भी कुछ बाइक्स हैं जो कि दूसरी लेन्स में होते हैं और कुछ गाड़ियां हैं जो बाइक लेन्स पर होती हैं, चालान नहीं हो रहे अभी तक तो। मतलब हमने चालान नहीं की, जब चालानों का सिलसिला शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह ये भी जो है वो। तो ये कब तक चालान का सिलसिला शुरू होगा? क्योंकि चालान होगा तो ही लोग शायद फॉलो करेंगे। ये चालान जो है इंशाल्लाह जो है इसी अप्रैल के एंड में जो है हम अवेयरनेस देने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। अब शारे फैसल जहां रोज़ाना हज़ारों लाखों गाड़ियां और बाइक्स आते हैं, ये कम नहीं हो सकते। रोड कैपेसिटी आपके सामने है, यहाँ लेन्स एक्सटेंड नहीं हो सकती, लेकिन जो है उसको सही से इस्तेमाल करना, यानी बाइक लेन का दुरुस्त इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो हम यकीन से कह सकते हैं कि आप मंजिल पर ताख़ीर से नहीं पहुँचेंगे, एक्सीडेंट्स में कमी होगी, पीस ऑफ माइंड के साथ आप घर पहुँच पाएंगे। तो एक ज़रा सी काविश, और वो काविश ये है कि अपनी लाइन का इस्तेमाल करना है। वाह शुएब, वाह 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 वाह, क्या मसला उजागर किया था, वाह वाह वाह। लेकिन कितना ही अच्छा हो जाए किरण अगर वाकई इसको समझ लिया जाए कि भाई वो बाइक लेन का इस्तेमाल है आपके अच्छे के लिए, कर लो इस्तेमाल, और गाड़ी वाले ना इस्तेमाल करें। बाइक वाले नहीं सुन रहे, गाड़ी वाले सुन रहे हैं। जितना गुस्सा ना ट्रैफिक की इन उलझनों पर आता है ना, उससे ज्यादा गुस्सा आता है जब टीम परफॉर्म नहीं करती। शाहीन परफॉर्म नहीं
यानी आप बात करें, मुझे 5 मैच की सीरीज में 3 में हम हार चुके हैं, यानी सीरीज तो हम हार चुके हैं। ये बड़ा धचका लगा है, नाकामी की ये हैट्रिक है, बॉलर्स नाकाम, बैटिंग लाइन फ्लॉप, और तीसरा वनडे था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरह लाजमी लगाए बीच में 80 रन उससे शिकस्त दी है। तो कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में ये 3-0 के फैसले बरतरी हासिल है। पाकिस्तान की नई टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहरहाल फेल हो गई है। नए लड़कों को मौका मिला था कि मारा चौका, लेकिन नहीं मारा चौका, परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। यानी किरण, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बन जाती है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती। लेकिन ये मौका उन्होंने ना जाया कर दिया है। बस ये है हमारे पास, हम छुपा के रखी है इसकी विच परफॉर्मेंस है। लेकिन चले एक और खबर हम यहाँ पे शामिल कर दें, क्योंकि बीच में ना जब क्रिकेट की बात हम करते हैं, क्योंकि अबू धाबी का मैदान, शारजा का मैदान, दुबई का मैदान, ये भी सजता है। हाँ, तो मुझे लगा आप किसी सफेद हाथी नुमा क्रिकेटर की बात करेंगे। ऐसा नहीं कर रहे आप? ऐसा नहीं कर रहा मैं। फिर क्या कर रहे हैं? सफेद महल की बात कर रहे हैं? सफेद महल की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल कसरुल वतन अवाम के लिए खोल दिया गया ये सफेद रंग का खूबसूरत सा महल, ब्यूटीफुल। किरण, आप देखिए इसका इंटीरियर, और इसका जो पहले लेंगे ना 60 दिरहम का। जी जी। अच्छा, ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। ऐसी नहीं कि आपको वहां जाके खरीदना है। तो महल में जगह जगह जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी जो गाइड की सूरत में वो वहां पर मौजूद हैं, और आवाम की रहनुमाई करेंगे। टिकट के बारे में आपने गाइड किया, और महल के अंदर जाएंगे तो वो गाइड करेंगे। और अगर आपने जाना किरण अंदर, तो ये ना हो कि आप इतनी ज्वेलरी पहनकर चले जाएं, जेवरात ले जाने की इजाजत नहीं है। और गाइड्स ने यह भी कहा है कि ये मुल्क का सबसे बड़ा गुंबद है, जिसकी ऊंचाई 7 मंजिला इमारत के मुताबिक। एग्जैक्टली। चौड़ाई बताइए। 37 मीटर इसकी किरण चौड़ाई है। मुझे पता था, ये सब याद होगा। और इसके चारों किनारे बड़े खूबसूरत हैं। इसमें जो आईने, मैं कहूँ ना, जो वर्क हुआ, नहीं क्या उसे कहना चाहिए किरण, शीशे का काम। ये शीशे का काम, रिफ्लेक्शन, चमक दमक, बहुत चमक दमक किरण। और आईना जो कहते हैं, मुझे तो 20,000 गाने याद आ जाते हैं वैसे। लेकिन कितना अच्छा हो गया ना यार, ये ऐसा हमारा घर हो, वहाँ वो बेडरूम, वहीं पर आप आराम से लेट रहे, इस महल को देखते रहे, और साथ के साथ हजारों पाउंड भी कमा ले। हैरानी की बात है ना, मैं बताती हूँ, नासा ने ना एक मुनफरिद नौकरी ऑफर कर दी है, और इसी मुनफरिद काम के तहत ही बिस्तर पर पड़े पड़े, अंगड़ाइयाँ लेते लेते, ऊँगते ऊँगते भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और खलाई तहकीकाती इदारा नासा, इसका जिक्र करें कि जानिब से रजाकार भर्ती करने का ये मंसूबा सामने आया है, जिसके मुताबिक वो 2 माह तक बेड पर लेटे रहने वाले को 14,000 पाउंड देंगे। मुझे वो खातून याद आ गई किरण, जो कि सोई रही और सेकंड का पर्चा मिस हो गया था, उसके लिए जॉब बहुत मौजूद है, वो जाए लेटी रहे, कमाएगी भी आराम से, पेपर मिस हो गया, डजंट मैटर। और वैसे नासा के माहिरीन किरण चाहते ये हैं कि खलाबाज अगर 2 माह तक बेड पर लेटकर सिर्फ किताबें पढ़ें, फिल्म्स देखें, वीडियो गेम्स खेलें, तो फिर उनकी जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं। वाओ। और इस रिसर्च का मकसद खला में इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात इकट्ठा करना है। वैसे अब चले अगली बात मैं बताती हूँ ना, क्या आपने लोगों को अखाड़े में उतरते देखा है? मैंने तो वैसे भी लड़ते देखा है। WWE में आपने ये सब कुछ देखा होगा, लोग रिंग में आते हैं, मुक्के चलाते हैं और लाते चलाते हैं। ये देखिए, कहा था ना, और जगह भी देखे बस के ऊपर क्या हो रहा है। WWB देखिए तो सही हुआ क्या, कितनी बुरी बात है, इस तरह लड़ रहे थे लोग। डिग्री देनी चाहिए। WWE यहीं पर कर रहे हैं, बेहतरीन किस्म की कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिग्री देगा इनको? ये अगर ये सुरीले होते ना तो वाकई डिग्री मिल जानी थी, और ऑक्सफोर्ड की ही मिल जानी थी, वही की मिल जानी थी भाई। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फतेह अली खान को मिला बड़ा एजाज, एजाजी डिग्री दे दी गई। एजाजी डिग्री देने की तकरीब भी हुई 26 जून को होगी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवा साल 8 अफराद को ये एजाज देगी, और इसमें तो राहत फतेह अली खान का नाम भी शामिल है। गाना सुनाएंगे आप? जी, तो मेरा यही चाह रहा है कि गाना सुना दूं, लेकिन मैं इस तकरीब के बारे में बता दूं भाई कि ये इस तकरीब का इनेकाद तो किया जाएगा, एजाजी डिग्री तो दी जाएगी, लेकिन साथ के साथ ये भी जान लीजिए कि राहत फतेह अली खान का तारुफ सूफियाना मूसीकी कव्वाली के पाकिस्तानी गुलकार के तौर पर किया गया है। और इस इंट्रोडक्शन पर मुझे किसी की याद आ गई, साबरी साहब। ठीक है, आप चाह रहे हैं गाना सुनाया जाए आपको? मैं बिल्कुल चाह रही हूँ। ब्रेक लेनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि और ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक जुमला अदा कर दूं, अगर ये भी खातून होते ना तो इनके बारे में भी बहुत कुछ हो रहा होता। जी, ब्रेक ले लेते हैं अभी। हाजिर है ब्रेक के बाद। यूं तो शोएब
मैं चाह रहा हूँ कि एक खातून की बात होने ज़रूरी तो नहीं ना वो किरण ही बात करेंगे आपसे, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। ये ज़्यादा अच्छा है। शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कई ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने अदाकारी के साथ कई मुख्तलिफ शोबाजात में अपने फ़न का लोहा मनवाया है। इनमें से एक खूबरू अदाकारा हमारे साथ मौजूद हैं जो ना सिर्फ बेहतरीन अदाकारा हैं बल्कि NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम इसकी मास्टर हैं। ये कितना मुश्किल वर्ड था। हिप्नोटिज्म की भी ये माहिर हैं। तो हम बात करें दुआ मलिक की और उन्हीं से जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। वेलकम टू नया दिन। अदाकारी के बाद आप कोई ब्रांड मुतारिफ करा सकती थी, आप कुछ और कर सकती थी, फिटनेस की बात कर सकती थी, कॉस्मेटिक्स ला सकती थी। ये इन्ना औखा नाम NLP। चले, मुझे आपके सवाल में ही जवाब है कि सारी अदाकाराएँ जितनी भी हमारे पास हैं उन्होंने कॉस्मेटिक्स या तो अपने लॉन्च किए, या तो उन्होंने अपने डिज़ाइनर बन गए, या तो उन्होंने ऐसी चीज़ें की, परफ्यूम्स लॉन्च किए। हमारे माशरे को ज़रूरत किसकी थी? ओके, यू हैव योर आंसर। आप लेकिन आपने ये फिगर आउट कैसे किया कि मास्टर को इसकी ज़रूरत है? आपने खुद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मैनचेस्टर से पढ़ा, UK से, और जब मैं वापस आई तो मेरे करियर का आगाज़ ही एक लीडिंग चैनल के मॉर्निंग शो होस्ट में बन गई, जिसके बाद मेरी फौरी तौर पे कुछ अरसे बाद शादी हुई। आई हैड 2 बेबीज़, और माँ बनने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ और बड़ी कमी महसूस हुई कि जिन हार्मोनल चेंजेस से मैं गुज़र रही थी, जिन फिज़िकल चेंजेस से एक औरत गुज़रती है उसको माशरा समझ नहीं सकता। अगर आप यूरोपियन ममालिक में देखें, अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी देखें, तो जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो इस सारे प्रोसेस में उसके हस्बैंड को हॉस्पिटल में बाकायदा एक क्लासेस दी जाती हैं कि आपकी वाइफ इस चीज़ से गुजर रही हैं, इनके ऐसे हार्मोनल चेंजेस होंगे, इनके ऐसे मूड स्विंग्स होंगे, इनको इस तरीके से हैंडल करना। और यहाँ बेगम को माँ के घर भेज दिया जाता है। माँ के घर भेज दिया जाता है, या तो फिर सारी चीज़ें वैसे निपटाओ जैसे पहले करते थे। एग्जैक्टली। होता क्या है कि औरत को ये भी लगना शुरू हो जाता है कि वो एक लड़की से एक खूबरू हसीना कहते हैं उससे एक खातून बन चुकी है, वो उससे एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता। और इसके अलावा वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही होती। एक छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही होती, वो उस शख्स को भी टाइम नहीं दे पा रही होती जिससे उसने बेइंतहा मोहब्बत की है। तो वहाँ पे आपका रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो रहा होता है, आपका करियर डिस्टर्ब हो जाता है। आप ये सोचते हैं, ख़वातीन ये सोचती हैं, तो हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि इसकी शादी हो गई, इसका बेबी हो गया, अब तो ये अपने घर की हो गई, उसकी एजुकेशन गई बहाड़ में, एक्सपीरियंस गया बहाड़ में, एग्जैक्टली, वेरी बैड। तो हमारे माशरे को इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो इसलिए आपने ये NLP किया। मैं एक्चुअली मैंने ये शुरू तो माइंड साइंसेस में इंटरेस्ट मेरा बेशक बहुत छोटी उम्र से था। मैं मेडिटेशन करती थी, मैं मुराकबा करती थी, सारी चीज़ें, मगर जब मैंने ये जान लिया कि कोई मेरी मदद नहीं करने वाला, वो लोग भी मेरी मदद नहीं कर सकते जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे अपनी मदद आप करनी है। एक शेर मुझे याद आता है जब से मैंने NLP किया है कि पढ़ पढ़ा के आलिम बने, अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। क्या बात है। तो अपने आप को पढ़ना और अपने लिए खुद अपनी मदद आप करना, आई थिंक यही हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशनल एक जर्नी होता है। तो मैंने एक्चुअली जब ये चीज़ें स्टडी करना शुरू की तो मुझे पता चला कि हम लोग को तो ये भी नहीं पता होता, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच में क्या फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? साइकेट्रिस्ट वो होता है जो आपको मेडिसिन्स दे के आपके हार्मोन्स को सही करता है या आपके बॉडी केमिकल्स को सही करता है, जिसकी वजह से आपको नींद आ सकती है, जिसकी वजह से आप एडिक्टेड हो सकते हैं। और अमूमन हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट तब भी दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं जब इंसान को उसकी ज़रूरत नहीं होती, जब वो सिर्फ ये मोहब्बत है ना, तवज्जो से ठीक हो सकता है। एक मुझे सही से अभी वो वाक़या याद नहीं आ रहा, हकीम लुकमान से किसी ने पूछा कि पता नहीं किस चीज़ का इलाज क्या है, तो उसने बोला मोहब्बत हर चीज़ की दवा है। तो शख्स ने पूछा कि अगर उससे भी सही ना हो, तो उसने बोला मिकदार बढ़ा दो। तो वो मोहब्बत ढूंढते ढूंढते हम सारी ज़िंदगी यूं गुजारते हैं, इधर मोहब्बत ढूंढते हैं, इधर मोहब्बत ढूंढते हैं। अगर हम एक दफ़ा अपने गिरबान में झांक के अपने आप को मोहब्बत करें ना, तो दुनिया बदल सकती है हमारे लिए। फिर मुझे पता चला कि साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपके साथ बैठ के काउंसलिंग करता है। बिलफर्ज अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप मेरी क्लाइंट हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कर सकती हैं, आप यूं कर सकती हैं, you're beautiful, you're this and that, मैं आपको सजेशंस दे रही हूँ। बातों में कुछ रिजल्ट्स हम ले सकते हैं।
जो लाइफ कोच होता है उसका शऊर पाकिस्तान में बहुत कम है। लाइफ कोचेस होते हैं पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा शऊर है। आपने अगर पता नहीं मैं यहाँ पे इंडियन फिल्मों के नाम ले सकती हूँ या नहीं, डियर जिंदगी देखी होगी, तो दैट इज़ अ लाइफ कोच। हम लोगों की थेरेपीज क्लिनिकल थेरेपीज नहीं होती। हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो वो बोलता है कि आप कहाँ बैठती हैं, आपका क्लिनिक कहाँ है, और मैं उनको बोलती हूँ बात सुने, आप इस यकीन के साथ आए हैं कि आप मरीज़ हैं, आपको क्लिनिक चाहिए। तो हम उनसे पूछते हैं कि कौन सी जगह है जो आपको एम्पावर करती है। इवन जब हम थेरेपीज के लिए बैठते हैं ना, तो मैं आपसे पूछूंगी, मैं पहले नहीं बैठ सकती, दिस इज द रूल, आई विल आस्क यू व्हाट सीट एम्पावर्स यू। कभी कभी कंफर्ट जोन क्या है, आपका कंफर्ट जोन क्या है। ये सिर्फ एक सीट से शुरू होता है और ये उस जगह पे एंड होता है कि हम पूछते हैं क्लाइंट से कि वेयर डू यू वांट टू मीट अप, एनी कैफे दैट यू लाइक, यू वांट टू कम टू माय प्लेस, आई विल कम टू योर प्लेस। दैट इज लाइफ कोच। लाइफ कोच जो होता है वो आपको सजेशंस नहीं देता। वी आर नॉट अलाउड टू गिव यू सजेशंस इन एनी केस। हम आपसे टेक्निकली ऐसे सवाल करेंगे कि आप खुद अपने जवाबात खुद ही आपको मिलेंगे, आप खुद अपने जवाब देंगे अपने सवालों के। क्योंकि पता है क्या, मैं आपके साथ यहाँ पे 2 घंटे बैठूं और मैं आपको बताती रहूँ, आपके तमाम मुश्किलात के हल बताती रहूँ, आपको तमाम सवालों के जवाब बताती रहूँ, आपने 2 दिन बाद भूल जाना है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो पूरा दिन आपको बताते रहते हैं, बताते रहते हैं। मगर एक दफ़ा आप रात को सो रही होंगी या चलते फिरते खाना बनाते हुए आपके जहन में आपके किसी मुश्किल से सवाल का जवाब आ जाएगा और वो सारी ज़िंदगी ताहयात आपके साथ रहेगा क्योंकि वो जवाब आपने अपनी ज़ात से लिया होगा। लाइफ कोच और साइकोलॉजिस्ट में ये फ़र्क है। यहाँ पे लाइफ कोचेस का अभी शऊर बहुत कम है और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं पहले बैच में से थी। अरसलान लारिक के जो यहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर हैं अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक्स से, जिन्होंने यहाँ पे मुझे ट्रेन किया और अब माशाल्लाह मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से ले आपको अपना फेवरेट केस बताती हूँ। आई डोंट नो हमारे पास टाइम है या नहीं। एक 14 साल का एक बच्चा था और उसने बहुत सारी कीमो से फाइट किया था। वो फिजिकल पेन से तो ओवर इट हो गया, मगर वो मेंटल पेन जो होती है ना वो आप नहीं भूल सकते। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपकी उससे अच्छी जगह जॉब लग जाए, मगर आपको वो वक्त याद आता है जब आप वहाँ वो कर सकते थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, मगर आप नहीं कर पाए थे क्योंकि आप यहाँ से स्टक थे। बिल्कुल इसी तरह मेरा जो क्लाइंट था वो उन इमोशंस में फंसा हुआ था। जैसे मुझे याद आता है कि जब मुझे कीमो होती थी तो मेरी पूरे जिस्म में आग लगती थी और मुझे लगता था मेरे बेड में से आग निकल रही है। और पता है फीलिंग्स में था। और जब भी वो बेड पे लेटता था तो उसको वही आग महसूस होती थी। जब भी वो गोश्त खाता था तो उसको वही उल्टियाँ महसूस होती थी जो उसको कीमो के वक्त गोश्त खिलाया जाता था, क्योंकि कैंसर कीमो के वक्त खिलाया जाता है। बेस्ट टाइम वो था कि जब तीसरी थेरेपी में लोग आपको चीखते हुए रोते हुए फ़ोन करते हैं। मुझे उसकी मदर का फ़ोन आया कि वो अभी बाहर खेलने गया हुआ है और मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ छुप के कि मैं क़यामत तक आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हाथ में शिफा है, इंसान के हाथ में शिफा नहीं होती। वसीला है इंसान कि मेरा बच्चा वो है जिसके लिए मैं हर हफ्ते कपड़े लेकर आती थी और वो कपड़े नहीं बदलता था, और आज वो तैयार होके मैं खाना बना रही थी तो आया कि अम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ, और मैं दुआ 5 मिनट को सत्ते में आ गई कि क्या ये मेरा बेटा है और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। और तब हम ये एम्बेड करते हैं क्लाइंट के दिमाग में कि इट इज नॉट मी, इट इज यू। ये बिल्कुल। ये मैं चाहूँगा क्विकली अगर हम इस तरफ आ जाएं, ये NLP, ये हिप्नोटिज्म, ये होता कैसे है? क्योंकि हिप्नोटिज्म जब हम हिप्नोटिज्म की बात करें, हमें लगता है कि यार ये शायद ना एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से है, कोई मेडिकल वो नहीं है। आपको हिप्नोटाइज करेगा, सारा सामान लेके चला जाएगा। नो, नहीं। अच्छा, स्टेज हिप्नोटिज्म और होता है और नॉर्मल हिप्नोटिज्म और होता है। स्टेज हिप्नोटिज्म वो होता है जिसके बारे में हम लोग फौरन से सोचते हैं कि मैंने यूं किया और आप गिर जाएंगे। नहीं, ये हिप्नोटिज्म और NLP इज द सेम थिंग। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको हिप्नोटिज्म के बारे में छोटा सा बताती हूँ कि NLP का शायद 5 मिनट लग जाए हमें बताते हुए। हिप्नोटिज्म जो है वो स्लीप नहीं है, वो सोना नहीं है। अगर आपको लगता है मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगी तो आप सो जाएंगी। अगर आप सोएंगी तो फिर आप मेरी बात कैसे सुन रही होंगी और उस पर अमल कैसे करेंगी? आप सिर्फ एक ट्रांस में चले जाते हैं। हमारे इंसानों के 2 ब्रेन्स के पार्ट होते हैं, ठीक है? एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। सबकॉन्शियस में जो बात पता चल गई ना आपको, वो थोड़ा सा स्लोली उस चीज, वो एक स्लो प्रोसेसर होता है, मगर होता वो पूरे जिस्म को वो चला रहा होता है, पूरी लाइफ को वो चला रहा होता है। जैसे आपको पता है कि आपने
आप मुझे देख के भी अभी टाइपिंग कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस को पता है कि एक एक बटन कहाँ है, कि मुझे चम्मच मुंह में डालना है, मुझे ग्लास मुंह में डालना है और मुझे यूं बैठना है। आप बैठते हुए सोच नहीं रहे होते कि मुझे ये वाली टांग इधर रखनी है और मैं यूं बैठूंगा और अब चम्मच यूं उठाऊंगा और यूं खाऊंगा। अब हम ऐसे करते रहते हैं, यूं हिलाते रहते हैं। बिल्कुल, ये आपका सबकॉन्शियस में सारी चीजें फीड होती हैं और कॉन्शियसली आप जो चीजें सोच रहे होते हैं वो अलग होती हैं, वो आपको पता होता है, वो सेल्फ टॉक होती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, आपके कॉन्शियस को सुला देते हैं और जब आपका कॉन्शियस सोता है, बिल्कुल मेडिटेशन और मुराकबे की तरह, आपका सबकॉन्शियस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कोई भी सजेशन लेने के लिए। ये सोएगा, सोचना छोड़ो, रिलैक्स, इसको बंद करो ताकि असल दिमाग काम करे, ये होता है। कॉन्शियस को हम रिलैक्स कर देते हैं, सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है, उसके बाद हम जो भी सजेशंस चाहें आपको वो देते हैं। ये हो सकता है सिगरेट छोड़ने के लिए, कोई भी ड्रग छोड़ने के लिए, एंगर मैनेजमेंट, एंगर की वजह से आज के ज़माने में तलाकों से लेके कत्ल तक हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एंगर मैनेजमेंट, वेट लॉस, वेट गेन, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन लाइफ, वेट लॉस, कॉन्फिडेंस, सब कुछ हो सकता है। मगर एक जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसकी एक सर्टेन लैंग्वेज होती है जो हम लोगों को टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। मगर मैं छोटी सी चीज़ आप लोगों को, उन माओं को बता दूं जो अपने या आप लोगों के भी काम आ सकती है नेगोशिएशन में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कामयाबी के लिए, कि हमारा दिमाग, किसी भी इंसान का दिमाग, नो और नॉट हमारे प्रोसेसिंग में नहीं है। आप कॉन्शियसली जब बात किया करें किसी से, तो जैसे आप अपने बॉस को कहना चाहते हैं कि मुझे ये शो इस बजट में नहीं करना, राइट? तो आप अपने बॉस को ये बोल सकते हैं कि अगर इससे ज़्यादा बजट हो तो मुझे मज़ा आएगा। इन दो स्टेटमेंट्स में ये वाली स्टेटमेंट अगर वो माने ना माने, इफ़ेक्टिव यही रहेगी। जबकि इसका मतलब उसके जहन ने ये परसीव किया है कि मुझे ये शो इसी बजट में करना है। ना नहीं एक्सेप्ट करता, ना का पता ही नहीं होता हमें। We have last minute, अगर हम NLP पे फौरन आ जाएं। हाय अल्लाह, शो खत्म होने वाला है। टाइम पता नहीं चला। Don't tell me। अच्छा, NLP क्या है? सबसे पहले होते हैं हमारे पर्सनल हिस्ट्री क्वेश्चनेयर, जिसमें हमें क्लाइंट के बारे में पता चलता है। फिर हम निकालते हैं उसके अंदर से 5 इमोशंस जो कि हमें कैंसर भी कर सकते हैं, हमें डायबिटीज़ भी कर सकते हैं, हमें ब्लड प्रेशर भी कर सकते हैं। वो होता है एंगर, गुस्सा, फियर, किसी भी चीज़ का खौफ, धोखा, किसी भी चीज़ की शर्मिंदगी, या एंगर, सैडनेस या उदासी। वक्त धोखा दे गया जी। ये 5 चीज़ें हम निकाल देते हैं क्लाइंट के अंदर से और फिर वो बन जाता है और प्रोसेस के साथ एक नया इंसान और उसकी सारी जिंदगी तब्दील। हम दोबारा बुलाएंगे और नया इंसान कैसे बनता है डिटेल से दोबारा बात करेंगे। आज वाकई बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।